तो इन दिस सेक्शन हमारा फर्दर चैप्टर क्या है? चैप्टर 3.5 बैंक गारंटीज. बैंक गारंटीज इज एन अनदर फॉर्म ऑफ फाइनेंस दैट वी कैन टेक फ्रॉम बैंक. अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप की बैंक गारंटी होती है एंड क्या क्या रेगुलेशंस आए इन बैंक गारंटी फाइनेंस. ठीक है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि बैंक गारंटी होता क्या है. गारंटी वर्ड हमें पता है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन में दो लोग अगर आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक थर्ड पर्सन गारंटी लेता है एक पर्सन की कि अगर इसने अपनी पार्ट पूरा नहीं करा डील का तो मैं कर दूंगा, मेरी गारंटी है. वी ऑल नो व्हाट हाउ गारंटी वर्क्स. तो बैंक गारंटी में क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शन है, एक पर्सन सामान बेच रहा है, एक पर्सन सामान खरीद रहा है. बैंक कह रहा है कि आप जिस पर्सन को सामान बेच रहे हो, मीन्स बैंक सेलर को कह रहा है कि आप जिसको सामान बेच रहे हो अगर उसने अपना पार्ट नहीं पूरा करा तो मैं इसके बिहाफ पे पे करूंगा. बैंक उसकी गारंटी ले रहा है, राइट. तो दिस इज हाउ बैंक गारंटी वर्क. अब बैंक गारंटी अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन में अलग अलग बंदों की गारंटी ले सकता है, जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ गारंटी में पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज व्हाट इज और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक गारंटी. बैंक गारंटी के क्या होता है कि जो पर्सन बिजनेस कर रहा है उसका एटलीस्ट ये श्योरिटी हो जाती है कि मुझे पैसे मिल जाएंगे या मेरी ट्रांजेक्शन जो है वो सेफ है. अब हम इससे आगे डिस्कस करते हैं कि बैंक गारंटी के कुछ फीचर्स देखने वाले हैं हम. सबसे पहली चीज, बैंक के एक्ट क्या कर रहा है एज अ गारंटर. बिकॉज गारंटी में हमारे क्या होते हैं, कौन कौन सी पार्टी होती हैं. एक होता है हमारा फर्स्ट पार्टी जो कि मान लो सेलर है, एक होगी हमारी सेकंड पार्टी दैट इज द बायर एंड थर्ड पार्टी दैट इज श्योरिटी. तो बैंक का इस पूरी गारंटी की ट्रांजैक्शन में बैंक का रोल क्या है? बैंक एक्ट एज अ श्योरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन और गारंटर ऑफ द क्लेम. तो दिस इज द रोल ऑफ बैंक. ठीक है. अब बैंक कभी भी इस चीज के लिए लायबल नहीं किया जा सकता कि आपकी पार्टी ने ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं करा. ठीक है, मान लो बैंक ने बायर की गारंटी ली थी कि अगर ये पर्सन पे नहीं करेगा तो मैं पे करूंगा. ठीक है, लेकिन इस चीज के ऊपर बैंक के ऊपर आप ये केस नहीं कर सकते कि तूने तो कहा था कि ये पर्सन पैसे पे करेगा बट इसने तो मुझे दिए नहीं, मैं इस चीज के लिए बैंक को लायबल कर दूं. यू कैन नेवर होल्ड अ बैंक लायबल फॉर द प्रॉमिस दैट अदर पर्सन केप्ट. ठीक है, बैंक को आप सिर्फ उतने पार्ट के लिए लायबल रख सकते हो जितनी अमाउंट की उसने गारंटी दी है. बैंक विल पे दैट अमाउंट एंड उससे ज्यादा बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं होगी. आपको अच्छे एक सही एग्जांपल से अगर मैं समझाना चाहूं, मान लो एक पर्सन है ए. ठीक है, ए ने 1 लाख रुपए का एडवांस दिया है टू बी एंड बी ने अगेंस्ट प्रॉमिस क्या करा है कि मैं आपको 1000 यूनिट्स ऑफ एनी कमोडिटी आपको मैं भेजने वाला हूं. एंड अब बी की गारंटी ली है बैंक ने. बैंक इज श्योरिटी इन दिस ट्रांजेक्शन की बी आपको जो है 1000 यूनिट भेजेगा. अगर बी ने नहीं भेजे तो पैसे आपको मैं वापस कर दूंगा. ओके, दिस इज व्हाट द बैंक हैज गारंटीड. अब ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट आ गई लेकिन बी ने सामान नहीं भेजा. नाउ बैंक की क्या लाइबिलिटी है? बैंक की लाइबिलिटी है कि बैंक आपको 1 लाख रुपए वापस पे कर देगा. आप बैंक को इस चीज के लिए सू नहीं कर सकते हो कि बैंक आपको कमोडिटी नहीं ट्रांसफर हुई. सो दिस थिंग नीड्स टू बी क्लियरली अंडरस्टूड कि बैंक की लाइबिलिटी इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ही हैज प्लेज्ड. ओके, अनदर फीचर ऑफ बैंक गारंटी इज कि जब भी आप बैंक आपके लिए गारंटी इशू कर रहा है तो उससे पहले आपका बैंक के साथ कोई लाइन ऑफ क्रेडिट या कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी आपके बैंक को दी होनी जरूरी है. क्यों? क्योंकि बैंक को थोड़ा विश्वास होना चाहिए कि जिस पर्सन के लिए मैं गारंटी ले रहा हूँ, एक लाइबिलिटी, बैंक एक लाइबिलिटी ही एक तरह से ऑन कर रहा है कि मैं अपनी लाइबिलिटी ले रहा हूँ ये, तो बैंक के पास थोड़ी गारंटी होनी चाहिए. चाहे तो वो क्रेडिट वर्दीनेस हो सकता है पर्सन का या वो कोई एक सिक्योरिटी भी ले सकता है. तो ये हो गया हमारा गारंटी का मीनिंग एंड उसके कुछ फीचर्स. अगर हम बैंक गारंटी की ट्रांजेक्शन को देखें और लेटर ऑफ क्रेडिट की ट्रांजेक्शन को देखें तो दोनों सिमिलर लगती हैं क्योंकि दोनों में ही बैंक कह रहा है कि अगर दूसरा पर्सन नहीं पे करेगा तो मैं पे करूंगा या उस पर्सन के बिहाफ पे मैं पेमेंट करूंगा. दोनों में बैंक यही अंडरटेकिंग ले रहा है, राइट. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों अलग अलग फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्यों है? उसका रीजन है कि इंस्ट्रूमेंट एक्शन में कब आ रहे हैं. ठीक है, जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, वो एक्शन में कब आएगा? अगर
पार्टीज ने सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है फुलफिल कर दी है कॉन्ट्रैक्ट की, तब बैंक क्रेडिट दे देगा, एक पर्सन की बिहाफ पे पेमेंट कर देगा। तो एलसी इज अ पॉजिटिव एक्शन इंस्ट्रूमेंट, वेर एज बैंक गारंटी जो है, बैंक गारंटी इज अ नेगेटिव एक्शन इंस्ट्रूमेंट, मीन्स या नॉन परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंट, कि आप अगर एक पार्टी परफॉर्म नहीं करती अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देन बैंक को पे करना पड़ेगा। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस एंड दिस इज द ओनली डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर बिटवीन अ लेटर ऑफ क्रेडिट एंड अ बैंक गारंटी, की बैंक गारंटी जो है नॉन परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंट एंड लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, पॉजिटिव एक्शन इंस्ट्रूमेंट है आपका। आगे हम बढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक गारंटी। अब किस किस टाइप की बैंक गारंटी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है। डायरेक्ट क्या है कि जो भी बेनिफिशियरी है उसको आपने सीधा गारंटी दे दी, दैट इज अगर सेलर को पेमेंट की गारंटी चाहिए तो बैंक ने सीधा सेलर को कह दिया कि मैं गारंटी देता हूँ कि अगर बायर नहीं पे करेगा तो मैं पे करूंगा। लेकिन इनडायरेक्ट गारंटी में क्या होता है, एक थर्ड बैंक इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट गारंटी, लेट्स स्टडी दैट। सो इनडायरेक्ट गारंटी में क्या होता है कि जो बैंक एक्चुअली अमाउंट को अंडरटेक कर रहा है पे करने के लिए, वो कोई डायरेक्ट थर्ड पर्सन को गारंटी नहीं दे रहा। मीन्स अगर ये ट्रांजेक्शन है बिटवीन अ सेलर एंड अ बायर, ओके, बैंक अगर बायर की गारंटी ले रहा है तो बैंक सीधा सेलर को नहीं गारंटी दे रहा, बैंक क्या कर रहा है, बीच में एक सेकंड बैंक इन्वॉल्व करेगा, जो नॉर्मली क्या होगा, सेलर की कंट्री का होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड बैंक इन्वॉल्व कर देगा एंड उसको बोलेगा कि तू गारंटी दे, इसको सेलर को गारंटी दे कि अमाउंट पे कर देगा। एंड नाउ द इनिशिएटिंग बैंक जो बायर की गारंटी ले रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन जाती है कि अगर डिफॉल्ट होता है एंड सेकंड बैंक को सेलर को पेमेंट करनी पड़ रही है तो इनिशिएटिंग बैंक विल रिकवर द अमाउंट टू द सेकंड बैंक। सो दिस इज हाउ द इनडायरेक्ट गारंटी वर्क्स। डायरेक्ट में क्या है कि बैंक सीधा क्या कह रहा है सेलर को कि आपको अगर पेमेंट नहीं आती मैं कर दूंगा। इनडायरेक्ट में क्या है कि एक थर्ड बैंक को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, बीच में एक थर्ड पार्टी हम बीच में इन्वॉल्व कर लेते हैं। सो अलग अलग टाइप की गारंटी होती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे 10 तरह की गारंटी पढ़ने वाले हैं, तो एक एक करके उन पे हम सब पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आ जाता है टेंडर बॉन्ड। टेंडर बॉन्ड क्या होता है, जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकलता है, ठीक है, एंड उसके अगेंस्ट अलग अलग कंपनीज बिड करती हैं, राइट। अब नॉर्मली क्या होता है कि ना कि कई बारी ये लोग कल्यूजन कर लेते हैं, बिडिंग कंपनीज आपस में, कि मान लो अगर टेंडर ए कंपनी ने निकाला है और उसके बिड करने वाले हैं बिडर 1 2 3 4, राइट। अब इनमें से कभी कभी क्या होता है कि कल्यूजन कर लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं, कि जैसे बिडर 1 2 3 मान लो आपस में मिल गए। अब इन्होंने मिलकर डिसाइड कर लिया कि वन जो है सबसे कम प्राइस पे करेगा, ठीक है। वन ने बिड लगा दी कि मैं इतने कम प्राइस पे करूंगा, तो ऑब्वियसली वन का रेट इतना कम है, कॉन्ट्रैक्ट इसको अपने आप मिल जाना है, ठीक है। जब इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो वन क्या करेगा, ये मुकर जाएगा कि नहीं इसमें तो मुझे फायदा नहीं है, मैं ये चीज नहीं कर सकता, ये प्राइस काफी कम है। एंड देन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को किसी और पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा 2 या 3 को, एंड वो क्या करेंगे, अपना हाई रेट इस कंपनी से चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए, जहाँ पे पार्टीज आपस में कल्यूजन करके कंपनी का लॉस करवाना चाहती हैं, कि पहले बिड एक्सेप्ट कर ली एंड देन उसके बाद कहा कि नहीं अब तो इस चीज में तो मुझे प्रॉफिट नहीं है, या इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही है मुझे, एंड देन उस चीज से मुकर जाना, उस चीज से बचने के लिए एक गारंटी बैंक से लेता है द कंपनी जो टेंडर इश्यू कर रही है, कि जो भी पर्सन बिड लगाएगा वो बैंक से गारंटी लेके आए कि आप बाद में इस चीज से मुकरोगे नहीं। तो अगर टेंडर के अगेंस्ट गारंटी देता है बैंक, तो दैट इज कॉल्ड अ टेंडर बॉन्ड, ठीक है। तो आपको इसको हम बिड बॉन्ड भी कहते हैं, कि जो पर्सन बिड दे रहा है वो उसके अगेंस्ट बॉन्ड लिया जा रहा है। पर्पस क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद उसको डिक्लाइन ना करो आप, एंड इससे कंपनी जो है वो बच जाती है फेक बिड से या अनक्वालिफाइड बिड से। एंड नॉर्मली अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट के अगर मोस्टली टेंडर होते हैं तो उस केस में ये मैंडेटरी होता है कि आपको बैंक गारंटी लेकर आनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस गारंटी या परफॉर्मेंस बॉन्ड। तो ये भी आपको नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या गारंटी ली जा रही है इस केस में, कि अगर कोई भी पार्टी परफॉर्म नहीं करेगी तो उसके अगेंस्ट पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा, ठीक है। तो नॉर्मली ये है कि जब भी दो पार्टीज में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों अपने अपने अपना अपना पार्ट परफॉर्म करें, इस चीज के लिए गारंटी दी जा रही है बैंक से। तो इसमें सिक्योरिटी
क्या है कि कॉस्ट की सिक्योरिटी रखी जा रही है। नॉर्मली क्या होता है कि दो तरह की डेडलाइन ही गारंटी ली जाती है कि जो डेडलाइन ली है तब तक आप कंप्लीट कर दोगे कॉन्ट्रैक्ट को, या जो आपने अग्री करा है कि आप ये सर्विस प्रोवाइड करोगे वो आप एक्चुअली प्रोवाइड करोगे भी या नहीं, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी इसमें आपको दी जाती है। दिस इज अ परफॉर्मेंस बॉन्ड। थर्ड टाइप ऑफ गारंटी इज क्रेडिट गारंटी। नाउ व्हाट इज अ क्रेडिट गारंटी? जब भी एक पार्टी दूसरे पर्सन को कुछ क्रेडिट दे रही है, क्रेडिट पे कोई लोन दे रही है, राइट? तो उस केस में क्या होगा कि वो बोलेगा कि आप मुझे थर्ड पार्टी की एक गारंटी दिलाओ कि वो आपके अगेंस्ट पे कर देगा अगर आप कल को डिफॉल्ट कर देते हो। तो इस तरह की अगर गारंटी है तो उसे क्या कहते हैं, क्रेडिट गारंटी, कि लोन के अगेंस्ट आप जो है गारंटी दे रहे हो कि अगर वो पर्सन नहीं पे करेगा तो मैं पे कर दूंगा। ओके, सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ गारंटी। ये काफी कॉमनली यूज्ड है ना, काफी हमने नॉर्मली ये देखी होती है गारंटी। ओके, so this was our third category. So next type of guarantee that we have is it's a payment guarantee. Payment guarantee क्या होता है कि अगर मैंने किसी को सामान बेचा है तो मुझे उसके अगेंस्ट गारंटी चाहिए कि वो पर्सन गुड्स लेने के बाद मुझे उसकी पेमेंट कर देगा या नहीं कर देगा। दैट्स ऑल दिस गारंटी इज अबाउट। क्या है कि पेमेंट फॉर गुड्स डिलीवर्ड, उस चीज की मुझे गारंटी चाहिए। अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो उसकी जगह पे कौन पे करेगा? बैंक विल पे। सो ये जो होता है ये लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह यूज किया जा सकता है ये डॉक्यूमेंट, दैट इज द पेमेंट गारंटी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंफर्म्ड पेमेंट ऑर्डर। अब कंफर्म पेमेंट ऑर्डर क्या है? एक तरह से बैंक क्या करता है, इररिवोकेबल ऑब्लिगेशन दे देता है। इररिवोकेबल ऑब्लिगेशन क्या दे रहा है कि जब भी बैंक का कस्टमर कहेगा, बैंक का कस्टमर इज द बायर इन दिस ट्रांजेक्शन, ठीक है, बायर जब बोलेगा कि मेरे क्रेडिटर को आप पेमेंट कर दो इतनी अमाउंट की, देन बैंक विल हैव टू पे एंड बैंक हैज इररिवोकेबल ऑब्लिगेशन। तो जब भी इस तरह की कोई ट्रांजेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड कंफर्म्ड पेमेंट ऑर्डर। कंफर्म्ड मींस कि बैंक उससे मुकर नहीं सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कंफर्म्ड पेमेंट ऑर्डर। इसके अगला हमारा टाइप है गारंटी का एडवांस पेमेंट गारंटी। एडवांस पेमेंट गारंटी कहाँ पे यूज होती है? देखो, जब हमारी बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है जहां पे हम क्या करते हैं, एडवांस दे देते हैं। नाउ जो भी पर्सन एडवांस दे रहा है उसको किस चीज की गारंटी चाहिए कि जब मैं पर्पस के लिए एडवांस दे रहा हूँ वो उसी पर्पस के लिए यूज किया जाए, फर्स्ट। एंड सेकंड, अगर मैंने एडवांस दिया है तो वो एडवांस देने के बाद सामने वाला पर्सन मुझे गुड्स दे दे, राइट? तो यही चीज की गारंटी बैंक देता है कि आप जिस पर्पस के लिए एडवांस दे रहे हो वो उसी चीज में यूज किया जाएगा एंड जो पर्सन है वो आपको उसके अगेंस्ट गुड्स दे देगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि एडवांस अगर मान लो 1 लाख रुपए का है तो पर्सन ने मान लो लोट्स में गुड्स भेज दिया, उसने 25,000 के 4 लोट्स में गुड्स भेजने हैं। 1 लाख का एडवांस दिया, उसने 25,000 का फर्स्ट लोट सेंड कर दिया। तो अब गारंटी भी क्या 1 लाख की रहेगी कि कल को कोई डिफॉल्ट होता तो बैंक 1 लाख के लिए ऑब्लाइज्ड है या 75,000 के लिए, दैट इज 75,000। तो इसलिए क्या होता है कि अगर पार्ट्स में आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो ही जा रही है एडवांस के अगेंस्ट तो उसमें रिडक्शन क्लोज डाला जाता है कि जैसे जैसे पर्सन सप्लाई कर जाएगा वैसे वैसे आपकी गारंटी की अमाउंट क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। ओके, इफेक्टिव कब से होती है? जैसे पर्सन ने एडवांस दे दिया तब से वो इफेक्टिव हो जाएगी गारंटी, एंड जब पर्सन सारे गुड्स अपने एडवांस के अगेंस्ट अपने ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर देगा एंड देन दिस गारंटी विल फिनिश और इट्स पर्पज इज कंप्लीटेड, राइट? नेक्स्ट मेरे पास आता है मोबिलाइजेशन एडवांस गारंटी। अब ये क्या होता है कि कई बार कुछ कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं। कैपिटल प्रोजेक्ट्स हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे हमें हैवी मशीनरी बनानी है, जहाँ पे काफी ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है, या बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, कोई रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है जहाँ पे एडवांस में मुझे काफी पैसे रिक्वायर्ड होंगे ताकि मैं अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकूं इन द प्रोजेक्ट, राइट? तो इसलिए क्या होता है कि पहले एडवांस दिया जाता है। नाउ इसमें भी यही चीज श्योर करी जाती है कि जो एडवांस दिया जा रहा है वो उसी पर्पस के लिए यूज किया जाए, ठीक है। तो अभी ऊपर वाली जो ऊपर हमने गारंटी पढ़ी दैट वाज एडवांस पेमेंट गारंटी, जो हमने नीचे पढ़ी दैट इज मोबिलाइजेशन एडवांस गारंटी। ये दोनों थोड़ी सिमिलर है क्योंकि दोनों डील किससे कर रही है, एडवांस पेमेंट से डील कर रही है। फर्स्ट वाली क्या है कि फर्स्ट में हम कह रहे हैं कि जो मैंने एडवांस दिया है उसके अगेंस्ट मुझे गुड्स मिल जाए एंड पार्टी जो अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दे। सेकंड वाले में क्या है कि एडवांस जो दिया है वो जो रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए दिया गया प्लीज आप उसी के लिए इसको यूज करो। एंड इसको सेट ऑफ कैसे करते रहेंगे, जैसे जैसे आप अपना प्रोजेक्ट पूरा करते रहोगे प्रोग्रेसिवली वैसे वैसे आपका ये गारंटी क्या होती रहेगी, सेट ऑफ होती रहेगी। ओके, नेक्स्ट रहता है बिल ऑफ लेडिंग लेटर ऑफ इंडेमनिटी। नाउ इसमें क्या होता है कि
जो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर बिल ऑफ लेडिंग देता है, एंड बिल ऑफ लेडिंग लेकर ही इम्पोर्टर क्या कर सकता है, इम्पोर्टर गुड्स को अपना एक्सपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट से गुड्स को रिलीज करवा सकता है। कभी कभी अगर गुड्स हमारे बिल ऑफ लेडिंग से बाद पहुंचे, मीन्स बिल ऑफ लेडिंग जो है वो बायर के पास पहले चलेगी लेकिन गुड्स बाद में पहुंचे हैं, एंड अगर हमारी पेमेंट टर्म थी कि जैसे ही मैं गुड्स बिल ऑफ लेडिंग में उसको प्रेजेंट करूंगा तब उस पर्सन ने पेमेंट करनी है, लेकिन मेरे क्या हुआ कि बिल ऑफ लेडिंग पहले जाने की वजह से मेरी वो डील जो है वो खराब होगी, एंड एक्सपोर्टर जो है वो रिस्की पोजीशन में आ गया। अगर इस तरह का कुछ होता है तो उसमें कंपनीज का क्या होता है, क्लोज होता है हमेशा ट्रांसपोर्ट वालों के साथ कि वो ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऊपर पेनल्टी डाल सकते हैं। तो ये पेनल्टी से बचने के लिए ट्रांसपोर्ट कंपनी को गारंटी देती है बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ इंडेमनिटी की गारंटी देता है कौन, बैंक गारंटी देता है, ताकि वो अपना पार्ट जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी वो अपना पार्ट आराम से पूरा कर सके विदाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ गारंटी इज द रेंटल गारंटी। रेंटल गारंटी क्या होता है कि अगर आप कोई भी किसी भी पर्सन को आप कुछ अपना रेंट पे दे रहे हो, कोई भी एसेट, कोई भी मशीनरी, प्रॉपर्टी कुछ भी रेंट पे दे रहे हो, तो आपको उसके अगेंस्ट गारंटी मिल जाती है बैंक से कि ये पर्सन जो है रेंट की पेमेंट करेगा। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको पूरे रेंट की अमाउंट की गारंटी दी जा रही है, मीन्स कि अगर मेरा 1 लाख पर मंथ रेंट है तो 1 लाख की गारंटी है, या हो सकता है जितनी भी पेमेंट्स मेरी ड्यू है अंडर रेंट उन सब की गारंटी, मीन्स कि अगर कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस की पेमेंट करनी है टेनेंट, या फिर कुछ रिपेयर का खर्चा टेनेंट ने पे करना, तो वो सारे की गारंटी भी देगा बैंक। ठीक है, तो दो दो तरह की हो सकती है, या तो सिर्फ रेंटल पार्ट कवर करेगा या जितनी भी पेमेंट ड्यू है अंडर रेंट वो सारी ही कवर करेगा। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड गारंटी। क्रेडिट कार्ड गारंटी क्या है कि जब भी बैंक हाई वैल्यू ऑफ क्रेडिट कार्ड इश्यू करते हैं, कि कोई वैल्यू क्रेडिट कार्ड है जिसमें काफी ज्यादा लिमिट वो सैंक्शन कर रहे हैं, तो वो सैंक्शन करने से पहले वो हमेशा क्या मांगे कि आप हमें बैंक की गारंटी लाके दो। इससे क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी एक एक्स्ट्रा अपना सेफ स्टेप ले रही है ताकि उनको रिस्क जो है कम हो जाए। सो जब भी क्रेडिट कार्ड इश्यू करने से पहले गारंटी देते हो दैट इज कॉल्ड द क्रेडिट कार्ड गारंटी। तो इस तरह हमारी सारी बैंक गारंटी के टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक गारंटी हमने कवर कर लिया है इस चैप्टर में, कि किस किस तरह से बैंक गारंटी देके आप फाइनेंस करवा सकते। सो आफ्टर द टाइप्स ऑफ गारंटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज क्लेम्स। क्लेम्स अंडर बैंक गारंटी। क्लेम बैंक गारंटी में क्या होता है कि जब आप बैंक गारंटी को यूटिलाइज कर रहे हो दैट इज कॉल्ड क्लेम। ओके, अब क्लेम आप कब कर सकते हो, हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था दैट बैंक गारंटी के अंदर डॉक्यूमेंट एक्टिवेट कब होता है, व्हेन देयर इज नेगेटिव एक्शन, मींस एक्शन नहीं लिया गया या देयर इज नॉन परफॉर्मेंस टू द प्रॉमिस, राइट। सो जब भी कोई वायलेट होती है टर्म अंडर द एग्रीमेंट, देन इन दैट केस द पर्सन इज एलिजिबल टू क्लेम द बैंक गारंटी, राइट। तो जब भी कोई भी पर्सन अपनी टर्म को वायलेट करेगा देन वो पर्सन दूसरा पर्सन जो है वो क्लेम कर सकता है गारंटी को। एंड एक चीज इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप गारंटी क्लेम करने जा रहे हो तो देन यू शुड नो दैट पीरियड ऑफ वैलिडिटी के अंडर ही आप क्लेम करें, कि अगर आपकी गारंटी जो है वैलिड थी अप टिल March 23, देन आप March 23 तक ही आप उसको करें क्लेम, राइट। सो दिस इज अबाउट द क्लेम और गारंटी यूटिलाइजेशन। Now there are some general guidelines। जो भी बैंक्स हैं, बैंक को हमेशा गाइड करते हैं द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, अगर आप इंटरनेशनल फाइनेंस में डील कर रहे हो, या आरबीआई हमेशा बैंक को गाइड करता है ताकि आप अच्छी बैंकिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर सके एंड आपका हमेशा रिस्क जो है मिनिमम रह सके। तो बैंक गारंटी में बिकॉज आप किसी और पर्सन के ऊपर आप अपना बेट लगा रहे हो कि ये पर्सन कोई बात नहीं ये करेगा पूरा, अगर नहीं करेगा देन आई विल बी ऑन दिस पर्सन बिहाफ। तो वो ऐसे कुछ प्रॉमिस करने से पहले यू शुड बी केयरफुल। तो कुछ गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करी गई हैं बाय आरबीआई, और बाय आरबीआई या कुछ ऐसे बैंक्स के द्वारा कुछ गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करी हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सबसे पहला सेफ गार्ड क्या है कि जब भी मैं किसी पर्सन की गारंटी दे रही हूँ, आई शुड नो दैट अगर मैं इस पर्सन की किसी भी एक्स अमाउंट की गारंटी दे रही हूँ, मान लो मैं किसी की 1 करोड़ की गारंटी दे रही हूँ, now I will make sure that is this person capable enough to return me 1 करोड़। अगर मैं इसके भी हाथ पे किसी को 1 करोड़ पे कर रहा हूँ एज अ बैंक, देन मेरे को पता होना चाहिए कि कल को मुझे इस पर्सन से वापस आ जाएंगे पैसे या नहीं, दैट इज his ability to reimburse the amount that I'm going to pay on their behalf। Okay, so this is the first thing। Second,
अगर आप किसी की परफॉर्मेंस गारंटी दे रहे हो, परफॉर्मेंस गारंटी में आप क्या कहते हो कि ये पर्सन जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंडर टर्म्स हैं उसको ये क्या करेगा, ये परफॉर्म करेगा। अगर गुड्स डिलीवर करने हैं तो ये गुड्स डिलीवर करेगा, अगर कुछ सर्विस देनी हो तो ये सर्विस आपको देगा। अगर आप किसी की परफॉर्मेंस की गारंटी ले रहे हो देन यू शुड मेक श्योर दैट डज दिस पर्सन हैव इनफ एक्सपीरियंस कि ये इस परफॉर्मेंस को कंप्लीट कर इस ऑब्लिगेशन को कंप्लीट कर पाएगा, इसके पास इनफ कैपेसिटी भी है, इसके पास मीन्स टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन है भी या नहीं, ताकि जो मैं इस पर्सन की गारंटी ले रहा हूँ मुझे लगता है या नहीं लगता कि ये पर्सन कल को ये चीज को कर पाएगा या नहीं, तो ये चीज भी बैंक इंश्योर करेगा। थर्ड इज एग्जिस्टिंग क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। जब भी आप किसी के लिए ज्यादा श्योर होना चाहते हो वो आप कैसे हो सकते हो, एग्जिस्टिंग क्रेडिट कैसे है, एग्जिस्टिंग उसको अगर क्रेडिट है, हम देख सकते हैं कि ये पर्सन कितना टाइमली पे करता है, अपना डिफॉल्ट तो नहीं कर रहा है कुछ रीपेमेंट्स में। तो जब भी एग्जिस्टिंग क्रेडिट होगा कस्टमर का, हम प्रेफर करेंगे कि हम उसी की गारंटी दें, राइट, रादर देन क्या आप किसी अननोन पर्सन की गारंटी दो जो आपका पहले से कस्टमर नहीं है, राइट। नेक्स्ट आता है टर्म ऑफ गारंटी। टर्म ऑफ गारंटी क्या होता है कि कितने पीरियड तक आपकी गारंटी वैलिड रहने वाली है। अगर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर गारंटी दे रही हूँ देन देयर शुड आल्सो बी अ पीरियड कि आप इतने पीरियड तक ही क्लेम कर सकते हो, जो कि हमने क्लेम वाले पार्ट में भी चीज पढ़ी है, राइट। अगर आप किसी को गारंटी दे रहे हो तो यू शुड मेक श्योर कि 10 साल से ज्यादा की गारंटी आप उनको ना दो, बिकॉज 10 years इज अ लॉन्ग पीरियड। एंड अगर आप उससे भी ज्यादा के लिए अपनी अमाउंट को कुछ आप अपने ऊपर कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी लेना चाहते हो, यू कैन डू दैट, बट इट इज प्रिस्क्राइब्ड कि आप 10 साल तक की लो। लेकिन आप फिर भी 10 साल से अगर ज्यादा जाना चाहते हो तो उसमें बैंक को क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि अपनी एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट चीज को देखे हो कि मेरी कल को 10 साल के बाद मेरी एसेट्स का क्या कंडीशन है, मेरे रिसीवेबल्स की पोजीशन क्या है, मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, मेरी ऑलरेडी कंटिजेंट लाइबिलिटी कितनी है 10 साल के बाद, वो सारी चीजों को देख लो, ताकि आप ये गारंटी ले रहे हो जो वो आपके लिए कल को नुकसान वाली ना हो जाए फॉर द बैंक। तो ये चीज बैंक को देखनी पड़ेगी। लास्ट पार्ट आता है कि अनसिक्योर्ड गारंटी अगर देता है बैंक तो उस केस में क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। बिफोर दिस बैंक के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि बैंक अनसिक्योर्ड गारंटी इशू नहीं कर सकता था, राइट। लेकिन अब क्या हुआ है, बैंक के ऊपर उन्होंने, क्योंकि वो प्रमोट करना चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, तो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए फाइनेंस भी प्रमोट करना पड़ेगा। तो उन्होंने अनसिक्योर्ड गारंटी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको रिमूव कर दिया। तो हम अभी थोड़ा पढ़ेंगे कि पहले क्या रिस्ट्रिक्शंस थी। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। पहले क्या होता था, बैंक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी कि बैंक 15% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग एडवांसेस, बैंक के जितने भी टोटल आउटस्टैंडिंग एडवांसेस हैं उसका 15% से ज्यादा अनसिक्योर्ड एक्सपोजर नहीं ले सकता। नाउ अनसिक्योर्ड एक्सपोजर व्हेन आई से, इट मींस कि मैंने जितने भी अनसिक्योर्ड लोन दिए हुए हैं टोटल, वो सारे अनसिक्योर्ड लोन उसमें कवर हो जाएंगे। बिकॉज दे आर नॉट सेइंग दैट अनसिक्योर्ड गारंटी नहीं दे सकता, वी आर सेइंग अनसिक्योर्ड एक्सपोजर जितना भी है आपका। तो मीन्स टोटल अनसिक्योर्ड लोन्स आपके कितने हो सकते हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग एडवांसेस का 15%। ना टोटल आउटस्टैंडिंग एडवांसेस मींस कि मैंने टोटल कितने ही लोन दिए हुए हैं। मान लो एक बैंक ने 100 करोड़ के लोन दिए हुए हैं, राइट। इसमें अब बैंक अनसिक्योर्ड कितना दे सकता है मैक्सिमम, इसका 15%, दैट इज 15 करोड़ तक बैंक अनसिक्योर्ड दे सकता है, उससे ज्यादा अनसिक्योर्ड वो नहीं दे सकता। नाउ इफ यू आर सेइंग अनसिक्योर्ड एक्सपोजर, तो हमें ये बताना चाहिए कि अनसिक्योर्ड में क्या क्या चीजें कवर्ड होती हैं, ठीक है। तो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर में उन्होंने क्या बोला, दैट 20% ऑफ योर अनसिक्योर्ड एडवांसेस एंड अदर अनसिक्योर्ड एडवांसेस, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्सपोजर, ठीक है। आपका जो आपने अनसिक्योर्ड एडवांसेस दिया है मीन्स आपने अगर किसी को लोन दिया है एंड आपने उसके अगेंस्ट कोई भी उनसे एसेट एज अ कोलेट्रल या एसेट एज अ गारंटी आपने नहीं लिया, उसका 20%। एंड बाकी आपके जितना भी अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है वो सारा आ जाएगा। मीन्स अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन्स दिए हुए हैं मान लो 50 करोड़ के, तो उसमें हम सारे को अनसिक्योर्ड एक्सपोजर में नहीं काउंट करेंगे, हम सिर्फ इसका 20% इंक्लूड करेंगे। नाउ 50 करोड़ का 20% विल बी 10 करोड़, राइट। तो हम सिर्फ 10 करोड़ को ही अनसिक्योर्ड में इंक्लूड करेंगे एंड इसके अलावा बैंक ने जितने भी दिए हुए हैं। नाउ
टोटल हमने लिमिट क्या निकाली है कि अगर 100 करोड़ बैंक के टोटल लोन है, उसमें 15 करोड़ तक वो अनसिक्योर्ड दे सकता है, उसमें से 10 करोड़ के तो हो गए उसके अनसिक्योर्ड एडवांसेस का 20%। अब बैंक के पास बाकी लिमिट कितनी बचती है अनसिक्योर्ड अदर एक्सपोजर्स के लिए, दैट इज 5 करोड़। अब ये 5 करोड़ में ही बैंक देखेगा कि मैंने अपने बाकी अनसिक्योर्ड एक्सपोजर्स में इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अमाउंट को। तो ये लिमिट इस तरह से पहले होती थी, नाउ दे हैव रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनसिक्योर्ड, कि बैंक को जितना रिस्क लेना है बैंक उस अकॉर्डिंग अपना कर सकता है। अनसिक्योर्ड एक्सपोजर, अदर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर हम पढ़ रहे हैं, वो क्या है, जहां पे रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज नॉट मोर देन 10%। मीन्स अगर आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो तो होगी आपका अनसिक्योर्ड एक्सपोजर, राइट। लेकिन अगर आपका कुछ लोन है जिसके ऊपर सिक्योरिटी है एग्जिस्टिंग, लेकिन उसकी रियलाइजेबल वैल्यू आपकी लोन अमाउंट का 10% से ज्यादा नहीं है, तो उसको भी हम एक तरह से अनसिक्योर्ड ही मानेंगे, बिकॉज 10% इज अ वेरी लेस अमाउंट, राइट। कि अगर मैंने किसी को 1 करोड़ का लोन दिया तो उसका 10% तो मेरा बहुत कम पार्ट रिकवर होगा उससे, राइट। तो मेरा उसको भी फिर भी क्या कहूंगी कि मेरा मेजोरिटी पार्ट अनसिक्योर्ड है, इसलिए वो मेरा सारा लोन क्या है अनसिक्योर्ड हो गया। तो अगर गारंटी दी भी हुई है किसी के अगेंस्ट, तो उसमें हमने क्या चेक करना है, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, इट शुड बी मोर देन 10%। अगर 10% से कम है देन वो क्या हो जाएगा अनसिक्योर्ड हो जाएगा। हम यहाँ पे एक वर्ड पढ़ रहे हैं एक्सपोजर, राइट। सिक्योर्ड एक्सपोजर, अनसिक्योर्ड एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है कि आप अपने आप को कितना रिस्क के प्रोन कर रहे हो, मीन्स कि अगर मैं बाहर जाऊं धूप में तो मुझे धूप का एक्सपोजर मिल रहा है, सन का एक्सपोजर मिल रहा है, मीन्स कि मैं अपने आप को कितना उस चीज का फेस करने के लिए ले जा रही हूँ। बेसिकली ये वर्ड यूज होता है फॉर रिस्क, आप अपने आप को कितना रिस्क की पोजीशन में डाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर, ओके। तो एक्सपोजर को हम क्या बोलेंगे, जितना भी बैंक ने एडवांसेस दिए हैं, बिकॉज जब भी मैं किसी को लोन दे रही हूँ आई एम पुटिंग माई सेल्फ एट रिस्क, चाहे वो रिस्क कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन एक तरह से मैं रिस्क तो ले रही हूँ ना, कि मैं किसी को पैसे दे रही हूँ वो बंदा वापस कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। जहां पे भी ये सिचुएशन आ गई कि मेरा नुकसान हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मीन्स आई एम एट एक्सपोजर ऑफ रिस्क। तो बैंक के केस में भी बैंक के जितने भी एडवांसेस हैं, या जितने भी बैंक ने अलग अलग तरह से लोगों को फाइनेंस किया हुआ है, चाहे वो फंडेड है चाहे वो नॉन फंडेड है, नाउ वी डिस्कस फंडेड एंड नॉन फंडेड, कि जिसके पीछे आपके पास एक प्रॉपर एलिजिबल अमाउंट का सिक्योरिटी है, दैट इज कॉल्ड फंडेड। बट जिसमें नहीं है कुछ भी, या जिसमें आप सिर्फ किसी की गारंटी के बेस पे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड नॉन फंडेड, जिसमें आपकी अमाउंट की बैकिंग नहीं होती कोई, ठीक है। तो एक्सपोजर क्या है, दोनों चीजें आ जाती है, फंडेड भी एंड नॉन फंडेड भी। हम बढ़ेंगे कि सिक्योरिटी, हम जो कह रहे हैं कि सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, उसमें सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सिक्योरिटी में हम हमेशा मानेंगे टेंजिबल सिक्योरिटी को ही, ठीक है। आप किसी की इंटेंजिबल चीज को आप सिक्योरिटी नहीं मान सकती, कि किसी ने आपको गारंटी दी है या किसी ने आपको बोला है कि ये मेरी गुडविल है, ये मेरा ट्रेडमार्क है, इस तरह की चीजों को आप सिक्योरिटी नहीं मान सकते। इट शुड बी टेंजिबल। टेंजिबल में आपकी कोई वो प्रॉपर्टी हो सकती है, राइट। आपका बैंक में ऑलरेडी कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट का बैलेंस हो सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, आपकी किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग हो सकती है, कुछ भी इस तरह की चीजें जो टेंजिबल हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सिक्योरिटी। इनटेंजिबल चीज को मैं सिक्योरिटी नहीं मानूंगी, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो इसका मतलब गारंटी, या किसी ने मुझे लेटर दे दिया कि नहीं ये पर्सन बहुत क्रेडिट, इसकी क्रेडिट वर्दिनेस बहुत अच्छी है, या कुछ भी है इस तरह की किसी चीज को मैं सिक्योरिटी नहीं मानूंगी, आई विल ओनली कंसिडर द अमाउंट से सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कोलेट्रल सिक्योरिटीज जो बैंक लेता है उसको हम टेंजिबल सिक्योरिटी नहीं मानेंगे, क्योंकि कोलेट्रल सिक्योरिटी जो होती है वो लोन से डायरेक्टली नहीं रिलेटेड होती। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है, मान लो अगर बैंक मुझे लोन दे रहा है 10 करोड़ का, ओके। 10 करोड़ के लोन के लिए मैंने बैंक को अपनी, मेरे कंपनी की बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू मान लो 15 करोड़, ठीक है। मैंने 15 करोड़ की बिल्डिंग बैंक को एज अ सिक्योरिटी दी है कि अगर आपका ये लोन मैं रीपे नहीं करती हूँ आप ये सिक्योरिटी कर सकते हो। लेकिन बैंक क्या बोलेगा कि कल को आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, हो सकता है बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसके बाद तो बिल्डिंग की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो जाएगी, राइट। तो बैंक अपने आप को सेव करने के लिए क्या बोलेगा कि आप मुझे एक कोलेट्रल सिक्योरिटी भी दो। कोलेट्रल सिक्योरिटी में वो बोल सकते हैं कि आप मुझे एक और लैंड की कोलेट्रल सिक्योरिटी दे दो जिसकी वैल्यू आपकी 5 करोड़ है मान लो, ठीक है। अब ये बैंक क्यों लेगा कि कल को अगर बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाती है
और मैं उससे अपने लोन के अमाउंट नहीं रिकवर कर पाता हूँ, देन मैं इस लैंड को यूज करके आपकी बिल्डिंग को अपने लोन को रिकवर कर लूंगा। ठीक है, तो बैंक का पर्पस क्या है? बैंक ने एक सिक्योरिटी के पीछे एक और बैकिंग ले ली है कि अगर in any case first security is not enough, then I'm going to use this security to recover my amount। तो जब भी कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी होती है वो आपकी डायरेक्ट सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो आप तभी यूज कर सकते हो जब फर्स्ट वाली की वैल्यू आपकी इनफ नहीं है। इसलिए जब भी हम टेंजिबल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम वही करते हैं जिसमें फर्स्ट चार्ज होता है कि सबसे पहले अगर मुझे रिकवर करना है मैं किस सिक्योरिटी को यूज कर सकती हूँ ना। इन दिस केस बिल्डिंग एंड लैंड में मुझे अगर रिकवर करना तो पहले मुझे बिल्डिंग को यूज करना पड़ेगा, फिर अगर वैल्यू नहीं बनी देन मैं लैंड यूज कर सकती हूँ। तो इसलिए कोलेट्रल सिक्योरिटी को भी हम टेंजिबल नहीं मानते। अभी हमने डिस्कस करा कि गारंटीज हो जाए या ऐसा कुछ इंटेंजिबल चीज हो जाए उस चीज को हम सिक्योरिटी नहीं मानते हैं। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है। उसमें एक्सेप्शन क्या है? बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। अब ये मॉडल क्या होता है? जो भी रोड्स वगैरह बनाने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि जो जिन भी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उनको हम क्या कहते हैं कि आप रोड कंस्ट्रक्ट करो, रोड बनाने में आप पैसे लगाओ, उसके बाद आप वहां पे अपना टोल टैक्स वाला अपना बना लो एंड वहां से आप लोगों से टोल टैक्स कलेक्ट करके अपना जो कॉस्ट आपकी लगी है उसको आप रिकवर कर लो। सो व्हाट इज दिस मॉडल? दिस इज बिल्ड कि आप पहले रोड्स या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाओ, उसको ऑपरेट करो एंड उसमें से रिकवर करके आप जो है ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो ये मॉडल जो होता है इसमें बैंक गारंटी को ले सकता है। लेकिन ये चीज कैसे वर्क करेगी वो हम देखते हैं। तो दिस इज अ बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल जो कि बेसिकली ज्यादा टोल टैक्स वगैरह वाले चीजों में आपको देखने में मिलेगा। इसमें क्या होता है कि अगर बैंक को ये गारंटी दी गई है कि कल को अगर जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को बैंक लोन दे रहा है या बैंक गारंटी दे रहा है, कल को अगर वो मुझे रीपे नहीं करता देन मैं उसके बिहाफ पे टोल कलेक्ट कर सकता हूँ। मीन्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे ज्यादा दीपक कॉन्ट्रैक्टर मान लो, कोई दीपक कॉन्ट्रैक्टर है एंड मैंने उसको लोन दिया है। इस पर्सन ने लोन बनाना है, रोड बनाना है एंड इसके पास राइट आ जाएगा टू कलेक्ट टोल ऑन दैट रोड। लेकिन अगर दीपक को बैंक ने फाइनेंस करा है एंड मान लो दीपक कॉन्ट्रैक्टर है एंड दीपक कॉन्ट्रैक्टर को एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है एंड उसको फाइनेंस कर रहा है बैंक। ओके, नाउ दीपक अगर कल को इस चीज में डिफॉल्ट कर देता ये कॉन्ट्रैक्टर इन रीपेमेंट ऑफ द लोन, देन बैंक के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि इसके बिहाफ पे देन टोल कलेक्शन कौन कर सकता है? बैंक कर सकता है। अगर ये बात की अगर बैंक के पास इस तरह की कोई ऑथराइजेशन है, देन इन दैट केस अगर बैंक के पास ऐसी कोई गारंटी होती है तो उस चीज को हम टेंजिबल सिक्योरिटी कलेक्ट मान सकते हैं। बिकॉज फिर वो उसकी गारंटी भी क्या हो जाएगी? एक तरह से फंडेड हो जाएगी। उसके पीछे हमें पता है कि हमारे पास राइट टू कलेक्शन आ जाएगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट, तो उसको भी हम टेंजिबल सिक्योरिटी मान सकते हैं। बट किसी और गारंटी को हम टेंजिबल सिक्योरिटी नहीं मानते। क्योंकि दोनों में फर्क क्या है? जो बिल्ट अप रेट ट्रांसफर मॉडल है इसमें क्या होगा? अगर डिफॉल्ट हुआ तो मेरे पास साथ ही राइट टू कलेक्शन आ जाना है। लेकिन जो नॉर्मल गारंटी होती है उसमें क्या होता है कि अगर एक पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया, मीन्स की ट्रांजेक्शन है मान लो ए और बैंक की एंड गारंटी दी है सी ने। ठीक है, ए ने डिफॉल्ट करा, सी की अब बैंक ने सी की गारंटी पे बात करी हुई थी, अब बैंक जाएगा सी के पास। सी के पास ऐसे जाएगा, सी अगर नहीं पे करता तो बैंक, क्योंकि सी नॉर्मली पे नहीं करेगा, ठीक है, देन बैंक को उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन करना पड़ेगा, कितने लीगल सारी चीजें करनी पड़ेगी, देन बैंक रिकवरी कर सकता है। लेकिन इस केस में क्या है? बैंक के पास सीधा क्या आ जाएगा? राइट टू रिकवर आ जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ द अदर पार्टी। तो इसलिए इस चीज को हम क्या मानेंगे? सिक्योरिटी मानेंगे, बट इस गारंटी को हम नहीं मानेंगे बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन समबडीज वर्ड एंड जुबान की वैल्यू इतनी नहीं होती है जितनी की राइट किसी राइट टू कलेक्शन की होती है। सो दीज वर द गाइडलाइंस जो कि गारंटी अगर आप दे रहे हो उसके ऊपर हमें इशू करनी है। तो मैं क्या करती हूँ अभी लास्ट वाले को ना मैं एक बार दोबारा सम अप कर देती हूँ बिकॉज थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया मीनिंग एक्सप्लेन करते करते। देखो, हमने अभी डिस्कस करा कि सिक्योरिटी क्या होती है। टेंजिबल सिक्योरिटी, गारंटी को हम नहीं मानेंगे एंड कोलेट्रल को भी हम सिक्योरिटी नहीं मानेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सपोजर भी हमने देख लिया। एक्सपोजर क्या होता है? जितने भी लोन बैंक ने दिए हुए हैं, चाहे वो फंडेड है चाहे वो नॉन फंडेड है, वो हमारा एक्सपोजर हो जाता है। अब जो भी टोटल एक्सपोजर है उनमें से अनसिक्योर्ड एक्सपोजर कौन सा होगा? जिसके अगेंस्ट टेंजिबल सिक्योरिटी नहीं है, राइट। एंड ऐसा एक्सपोजर की लिमिट पहले होती थी बैंक के ऊपर कि बैंक टोटल लोन्स का 15% तक ही अनसिक्योर्ड एक्सपोजर रख सकता था। बट
अब हमने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये वाली रिस्ट्रिक्शन जो है रिमूव कर दिया, तो दिस इज टू सम अप द होल पॉइंट, ठीक है। इसमें आप अगर देखोगे कि हम एक स्टेप बाय स्टेप चल के हम सारी टर्म्स का मीनिंग समझेंगे, देन वो सारी दोबारा चीज अगर आप सम अप करोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। यूनिफॉर्म रूल्स फॉर डिमांड गारंटी, जैसे कि हमने सारे पढ़े कि आईसीसी जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो अलग अलग स्टैंडर्ड रूल्स देता है, इसी तरह उन्होंने बैंक गारंटी के लिए भी एक दिया है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रूल्स ऑफ डिमांड गारंटी, जिसे यूआरडीजीबी कहते हैं। इससे वो क्या करना चाहते हैं कि जो भी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस चल रहे हैं उनको हार्मोनाइज किया जाए, कि सब लोग सेम तरह की प्रैक्टिस फॉलो करें, ताकि जो भी पर्सन डील कर रहा है उसको थोड़ा सही रहे, कि ये नहीं कि एक बैंक के साथ डील कर रहा है अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स है, दूसरे के साथ अलग, उस चीज को हार्मोनाइज करने के लिए ये बनाया गया। एंड देयर इज सेट ऑफ कंट्रेक्चुअल रूल्स, की रूल्स क्या होंगे ताकि बैंक से सेफ रह सके, ट्रांजैक्शन फेयर रह सके, उसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं टू सेफ गार्ड देम, ठीक है। पहले क्या था, 2010 से पहले यूआरडीजी 458 होता था, बट उसको देन उन्होंने अमेंड कर दिया, उसमें काफी सारे चेंजेस, बिकॉज विद द टाइम विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रेड काफी चेंज हुआ है, पहले काफी सारी चीजें नहीं एप्लीकेबल होती थी, बट काफी न्यू टर्म्स आई हैं, देन उसके लिए उन्होंने क्या करा, उस चीज को अमेंड कर दिया, अब उन्होंने दे दिया यूआरडीजी 758, and this is applicable from July 1 2010 that you can ignore। अब इसके हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, टू यूनिफाई द गारंटी पेमेंट, की आप जो करना चाहते हो, यूनिफाई मीन्स कि उसको एक तरह का यूनिटी बनाना सबके बीच में, ताकि सब लोग सेम तरह से ही गारंटी इशू करें एंड सेम तरह के रूल्स को फॉलो करके ही काम करें, ठीक है। प्रैक्टिस सेम तरह से करें, उस चीज के लिए ये रूल बनाया गया। सेकंड, हमें ये चीज पता है कि ये कोई लॉ नहीं होते, कोई भी आईसीसी के जो भी वो स्पेशल गाइडलाइंस देता है, दीज आर प्रिस्क्राइब्ड वे ऑफ डीलिंग, दीज आर ग्लोबली एक्सेप्टेड वे ऑफ डीलिंग, बट दीज आर नॉट लॉ। इसमें वो क्या करते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देते हैं, ताकि अच्छे से ट्रांजेक्शन जो है वो कैरी आउट करी जा सके। एंड अगर प्रैक्टिस करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो ये गाइडलाइन सेट कर देता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, बिकॉज दैट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड एंड सब लोग जो है उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। यूआरडीजी 758 में क्या है, उन्होंने 35 आर्टिकल्स दिए हैं, जिसमें वो अलग अलग चीजों के ऊपर डील कर रहे हैं, सारे आर्टिकल्स। यू डोंट नीड टू रीड द नेम्स ऑफ दोस आर्टिकल एज गिवन इन योर बुक, यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट देयर आर 35 आर्टिकल्स, इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं है। नाउ एज वी डिस्कस, बिकॉज ये चीजें लॉ नहीं है बट इंटरनेशनली चल रही है, इट मीन्स इंडियन बैंक्स के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इन चीजों को फॉलो करो, लेकिन इंडियन बैंक जब इंटरनेशनल मार्केट में डील करने जाएगा, देन लोग उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी हमें इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड के ऊपर आप हमें गारंटी इशू करो, राइट। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो या तो इसको सीधा फॉलो कर सकते हैं, या फिर वो क्या कर सकते हैं, अपने कुछ रूल्स, अपने अलग से पॉलिसी बना सकते हैं जो कि इन लाइन हो विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ताकि जब भी इंटरनेशनली वो डील करने जाए तो वो अच्छे स्टैंडर्ड्स पे डील कर सके, तो दे कैन फॉर्मुलेट देयर ओन पॉलिसी। इसके अलावा जब भी बैंक गारंटी में बैंक डील करता है, तो उसको कुछ रूल्स, कुछ एक्ट्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहला एक्ट क्या है, दैट फैम एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें क्या बताया जाता है कि फॉरेन करेंसी अगर आपको रिमिट करनी है, बाहर बाहर से रिसीव करनी है, फॉरेन करेंसी में जितने भी रिलेटेड चीजें हैं वो कौन डील करता है, फेमैक डील करता है, तो उन सब चीजों का बैंक को ध्यान रखना पड़ता है। सेकेंड आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों, बिकॉज व्हाट इज गारंटी और व्हाट इज एनी काइंड ऑफ लोन, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली, ठीक है। तो उस चीज की गाइडलाइंस को आपको देखना है कि कल को आपको अगर कोर्ट में जाना पड़े, तो आपकी गारंटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर जो है वो उसकी सारी क्लोजेस को फॉलो करती हुई होनी चाहिए, ताकि कल को आपके ऊपर कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना आ सके इन कोर्ट, ओके। थर्ड आता है कि क्योंकि बैंक्स के ऊपर कंपल्सरी नहीं है यूआरडीजी 758 को फॉलो करना, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, एक क्लोज मेंशन कर सकते हैं कि हमने इसको अपने लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो करा है, या हमने इस चीज को कैसे भी फॉलो करा है, ओके। ना बैंक गारंटी से रिलेटेड ही एक कॉन्सेप्ट है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। हमने देखा स्टार्टिंग में भी जब हमने पढ़ना इस चैप्टर को स्टार्ट करा, तब भी हमने लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ कंपैरिजन करा था बैंक गारंटी का। अब ऐसे ही एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, दैट इज स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ गारंटी, जहां पे भी बैंक्स गारंटी डायरेक्टली इशू नहीं कर सकता, बिकॉज लॉ उनको परमिट नहीं करता है,
वहां पे बैंक क्या कर सकता है, बैंक कैन यूज अ स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट विच सिमिलरली टू द गारंटी, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप सीधा गारंटी इशू नहीं कर रहे हो, ठीक है। नॉर्मली ये क्या होता है, यूएस बैंक्स में यूज किया जाता है बिकॉज यूएसए के बैंक्स को गारंटी इशू करना डायरेक्टली अलाउड नहीं है। अब हम स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट को पढ़ेंगे कि इसकी गारंटी के साथ सिमिलैरिटीज क्या है स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट की एंड गारंटी की। फर्स्टली इट इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, मीन्स आपका कॉन्ट्रैक्ट एक तरफ है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरफ है। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट कब एप्लीकेबल होगा या कब एक्टिव होगा, जब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या करोगे, डिफॉल्ट करोगे। एंड इसमें हमारा पार्ट क्या है, हम सिर्फ मॉनेटरी अमाउंट के लिए क्या है, लायबल है, राइट। तो इट इज एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर फ्रॉम योर एंटायर कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड आ जाता है डॉक्यूमेंट स्टिपुलेटेड, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं गारंटी में भी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट में भी, ये आपको टाइम के अंदर ही देने पड़ेंगे अगर आप उसके अगेंस्ट अमाउंट जो है क्लेम करना चाहते हो। थर्ड, आप जब भी गारंटी या लेटर ऑफ स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट को लेने जाओगे तो आपको क्या देना पड़ेगा, नॉन परफॉर्मेंस का प्रूफ देना पड़ेगा। लेटर ऑफ क्रेडिट में अगर आपको याद हो तो हमें परफॉर्मेंस का प्रूफ देना पड़ता है, बट स्टैंड बाय में हमें किसका देना पड़ेगा, नॉन परफॉर्मेंस का। दैट्स व्हाई इट इज सिमिलर टू गारंटी। थर्ड नेक्स्ट आया था कि इट फुलफिल्स द सेम पर्पस एज गारंटी दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, बिकॉज ये गारंटी की रिप्लेसमेंट की तरह ही यूज किया जाता है ये इंस्ट्रूमेंट, ओके। नेक्स्ट इज की इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने डिमांड करी क्लेम की, आपको क्या हो जाएगा, अमाउंट जो है वो दे देगी आपको। जस्ट क्या प्रूव करना है दैट देयर इज सम नॉन परफॉर्मेंस। बट लेटर ऑफ क्रेडिट की तरह इसमें बहुत सारी कंडीशंस नहीं है, दैट इज अ डिफरेंस फ्रॉम लेटर ऑफ क्रेडिट एंड सिमिलैरिटी विद गारंटी। नेक्स्ट आता है कि बेनिफिशियरी, जिस पर्सन को गारंटी आप दे रहे हो उसके ऊपर डिसाइड है कि वो पर्सन इस चीज को यूज करना चाहता भी है नहीं करना चाहता। बिकॉज कभी कभी हो सकता है कि जो पार्टीज आपस में डील कर रही हैं उन्होंने कुछ अलग सेटलमेंट कर ली हो ताकि गारंटी उसको यूज करनी ना ही पड़ी हो। तो इट इज अप टू द बेनिफिशियरी कि वो डिसाइड करे कि स्टैंड बाय गारंटी चाहिए, स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए या गारंटी चाहिए, या उसको कैसी भी अरेंजमेंट चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इज एरिया ऑफ एप्लीकेशन। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट कहाँ पे अप्लाई होता है हमारा, जब भी इंटरनेशनल बिजनेस होता है, दैट इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का हमारा बिजनेस होता है। एंड नॉर्मली ये अमेरिका या कुछ फार ईस्टर्न कंट्रीज में यूज किया जाता है। पर्पस क्या है ऑफ इशूइंग अ स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, सी अगर कोई भी पर्सन ने नॉन परफॉर्मेंस कर दिया किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो उस केस में क्लेम्स को सिक्योर करने के लिए इशू करी जाती है, सिमिलरली जैसे कि हम गारंटी इशू करते हैं, राइट। तो पर्पस इज सेम एज द गारंटी। अब हम कुछ फीचर्स देखने वाले हैं ऑफ स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। तो डिफरेंट स्पेशल फीचर्स होते हैं हमारे स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट के, जिसमें सबसे पहला क्या है कि इट कैन बी कंफर्म्ड इमीडिएटली। जब भी आपको स्टैंड बाय एलसी का क्लेम लेने जाना है, आपको क्या देना है, नॉन परफॉर्मेंस का प्रूफ देना है। एंड सेकेंडली आपको क्या करना है, आपको जो भी आपका विद इन टाइम आपको बैंक के पास क्लेम लेने जाना है, आपके अब क्लेम आपको दे दिया जाएगा। इट कैन बी कंफर्म्ड इमीडिएटली एज कम्पेयर टू एलसी जिसमें काफी सारी और फॉर्मेलिटीज होती हैं, राइट। इसमें आप कंट्री रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क को डेफर कर रहे हो। क्रेडिट रिस्क आप क्यों डेफर कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको दूसरा पर्सन पे नहीं करेगा देन आप क्या कर सकते हो, आप एलसी को यूज कर सकते हो। कंट्री रिस्क हम इस तरह से डेफर कर रहे हैं क्योंकि एलसी में क्या होता है, हम अपने कंट्री के बैंक के साथ डील करते हैं। मैं अगर जाऊंगी एलसी को नेगोशिएट कराने तो वो बैंक क्या होगा, मेरी कंट्री में होगा, तो वो कंट्री रिस्क भी मेरा जो है वो कवर हो जाता है इस केस में। एंड एलसी जो है वो आईसीसी के स्टैंडर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, स्टैंड बाय एलसी। तो उस केस में यहाँ पे ये ज्यादा सिक्योर्ड एंड मानी जाती है। इसमें कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं, यूसीपी डीसी 600 एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस इसमें यूज किए जाते हैं, आईसीपी 98। तो ये था हमारा स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स। नाउ आपको ये टॉपिक जो है वो नेम से ही समझ आ जाएगा। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, राइट, जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन बिल ड्रॉ करता है एंड दूसरा पर्सन उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। बाय एक्सेप्टिंग दैट पर्सन इज अग्रीइंग टू हिज ऑब्लिगेशन, राइट। नाउ व्हाट इज को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, कि अगर मान लो ए और बी में डील हो रही है, बी ए ने बिल ड्रॉ करा बी के ऊपर, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। नाउ इसमें क्या होगा, एक थर्ड पर्सन और मान लीजिए बैंक, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कि बैंक क्या करेगा, बैंक भी एक्सेप्ट कर लेगा ये बिल को बी के साथ। उससे क्या होगा,
ए को एडिशनल गारंटी मिल जाएगी कि बी तो देगा ही, अगर बी नहीं देगा देन बैंक का भी इस केस में एक्सेप्टेंस है। तो को एक्सेप्टेंस में क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है। अब हम पढ़ने वाले को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स होता क्या है। फर्स्टली इट्स अ नॉन फंडेड फाइनेंस। व्हाई इट इज नॉन फंडेड, बिकॉज बैंक, अगर बैंक को एक्सेप्ट कर रहा है बिल देन इट मीन्स बैंक इज गिविंग यू फाइनेंस, बट एक्सेप्ट करने के लिए बैंक को आपको उस टाइम पे कुछ फंड तो देने नहीं पड़े, ना ही आपने बैंक को कुछ गारंटी दी है उसके पीछे। तो इट इज अ नॉन फंडेड फाइनेंस, इम्पोर्ट फाइनेंस। ओके, सेकेंड आ जाता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किसके ऊपर किया जाता है, इट इज ड्रॉन ऑन दी इम्पोर्टर एंड इट इज को एक्सेप्टेड बाय अ बैंक। जैसे कि हमने अपने एग्जाम्पल में डिस्कस करा कि बिल ड्रॉ किया जाएगा इम्पोर्टर दैट इज बायर के ऊपर एंड इसको को एक्सेप्ट कर लेगा बैंक। नेक्स्ट आ जाता है बैंक के को एक्सेप्ट करने से क्या होगा, अगर इंपोर्टर पे नहीं करता इन फ्यूचर देन बैंक क्या कर सकता है, बैंक उस चीज को पे करेगा। बैंक की लायबिलिटी कब आएगी, जब इंपोर्टर पे नहीं करेगा। तो दिस थिंग ऑल्सो वर्क्स लाइक गारंटी, बिकॉज ये भी कब अप्लाई होगा, जब आपका क्या होगा, नॉन परफॉर्मेंस होगा। इसलिए आप ये देखो कि हमने स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट एंड को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, ये दोनों टॉपिक हम बैंक गारंटी के साथ पढ़ रहे हैं बिकॉज इज आर को रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी बैंक की लायबिलिटी कब आएगी, व्हेन देयर इज नॉन परफॉर्मेंस बाय द इंपोर्टर। सो को एक्सेप्टेंस क्या है, को एक्सेप्टेंस एक्ट एज अ गारंटी फॉर द एक्सपोर्टर, तो इट आल्सो एक्ट एज अ गारंटी ओनली, तभी इसको हम बैंक गारंटी वाले सेक्शन में पढ़ रहे हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट्स क्या है, कस्टमर को क्या बेनिफिट्स हैं। कस्टमर मीन्स बैंक का कस्टमर। ठीक है, सबसे पहली चीज, उसको एलसी लेना ज्यादा महंगा पड़ता, उसकी जगह उसने क्या ले लिया, बैंक से बिल को एक्सेप्ट करवा लिया। कंडीशंस तो सेम ही है, बैंक ने फाइनेंस कर दिया, बट एलसी के केस में क्या था कि उसको ओपनिंग फीस देनी पड़ती, उसको कितने सारे अपनी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करानी पड़ती, वो सारी चीजें उसको काफी कम पड़ेगी। तो इसलिए कस्टमर के लिए क्या है, कॉस्ट कम पड़ती है। देन कमीशन भी जो है, एलसी के केस में हमने पढ़ा था कि कॉस्ट क्या क्या पड़ती है, तो उसमें कितने डिफरेंट तरह की कमीशन हमने पढ़ी थी जो पड़ते हैं इंपोर्टर के ऊपर, राइट। बट इस केस में क्या होगा कि कमीशन कम पड़ेगी। कमीशन कब पड़ती है, जैसे ही बिल जो बैंक को पे करना पड़ा तब से कमीशन पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट वन इसकी कमीशन जो है, लेटर ऑफ क्रेडिट में हमें कमीशन कब से देनी पड़ती है, जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक ओपन करके देता है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बट इस केस में कब स्टार्ट होगी, जैसे ही शिपमेंट पहुंचेगी इंपोर्टर के कंट्री में, तो काफी फर्क आ गया। लेटर ऑफ क्रेडिट में तो जैसे ही आपकी एग्रीमेंट होती है तभी आपको एक्सपोर्टर को देना पड़ता है, तो इसलिए कॉस्ट काफी कम पड़ती है, कमीशन की कॉस्ट काफी कम पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि जब ये यूज कब की जाएगी को एक्सेप्टेंस, जैसे ही एक्सपोर्टर ने गुड्स शिप कर दिए हैं एंड गुड्स पहुंच गए हैं इंपोर्टर के पोर्ट पे एंड या डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंपोर्टर के बैंक के पास पहुंच गए हैं। ठीक है, नाउ दिस इज अ नॉन रिकोर्स फाइनेंस फॉर द एक्सपोर्टर। नॉन रिकोर्स फाइनेंस फॉर द एक्सपोर्टर क्यों है ये, क्योंकि जब एक्सपोर्टर बिल डिस्काउंट करवाने जाएगा उस केस में क्या होगा कि बिल, मान लो बिल ड्रॉ करा एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर के ऊपर एंड इंपोर्टर को, सॉरी, एक्सपोर्टर को पेमेंट चाहिए पहले। मान लो 90 दिन का क्रेडिट टर्म दिया था इंपोर्टर को, बट इसको पेमेंट पहले चाहिए, तो ये क्या करता है, ये बैंक के पास जाता है बिल डिस्काउंट करवाने, ये हमने पढ़ा है। अब इस केस में रिकोर्स भी हो सकता है कि अगर बैंक को कल को इंपोर्टर पे नहीं करेगा तो बैंक किससे पैसे मांगने जाएगा, एक्सपोर्टर से मांगने जाएगा। लेकिन को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स में क्या होगा, एक्सपोर्टर के लिए नॉन रिकोर्स फाइनेंस हो गया, क्योंकि इंपोर्टर का बिल को एक्सेप्ट कर लिया बैंक ने। अब एक्सपोर्टर पेमेंट मांगने जाएगा बैंक के ऊपर। ठीक है, अब कल को बैंक को अगर इंपोर्टर नहीं भी पैसे देगा तो बैंक जाके एक्सपोर्टर से पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि बैंक ने को एक्सेप्ट करा इंपोर्टर के लिए, तो बैंक अपना बैंक का रिस्क बन जाता है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाता है, नॉन रिकोर्स फाइनेंस हो जाता है फॉर दी एक्सपोर्टर। एंड इससे इंपोर्टर की बार्गेनिंग पावर भी इंप्रूव की जा सकती है। वो कैसे इंप्रूव की जा सकती है, बिकॉज इम्पोर्टर जो है वो बैंक कस्टमर को साथ ही पे करता है। विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इम्पोर्टर जो है अपनी नेगोशिएशन पावर जो है वो भी बढ़ा सकता है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो अपने सेलर को कम क्रेडिट पीरियड दे रहा है। मीन्स कि वो अगर क्रेडिट पीरियड 30 डेज का है तो इम्पोर्टर उसको पहले भी पेमेंट कर सकता है। तो इस केस में वो अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा सकते हैं क्योंकि उसको क्रेडिट नहीं चाहिए। नेक्स्ट आता है बेनिफिट्स टू बैंक। जब भी बैंक
को एक्सेप्ट करता है बिल को, उसमें बैंक को क्या क्या कस्टमर है, बैंक के लिए एक तो न्यू प्रोडक्ट बन गया जिससे बैंक जो है इनकम अर्न कर सकता है। एंड बैंक के अगर कुछ कस्टमर अपनी एलसी को यूज नहीं करते, तो उस केस में बैंक क्या कर सकता है, बैंक उनको मोटिवेट कर सकता है कि आप जो है को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल की फैसिलिटी को यूज करो, ये आपके लिए चीपर पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, बैंक अपने कस्टमर को इनकरेज कर सकता है अपना प्रोडक्ट यूज करने के लिए। तो ये हो गया बेनिफिट्स टू द बैंक। Now next we have the process flow, किस तरह से ट्रांजेक्शन ऑफ को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल वर्क करेगी। सबसे पहले क्या होगा, को एक्सेप्टेंस की लिमिट सैंक्शन होगी, ठीक है। इम्पोर्टर जो है वो बैंक के पास जाएगा एंड उसके को एक्सेप्टेंस की लिमिट मांगेगा, तो सबसे पहले बैंक उसको लिमिट सैंक्शन करेगा। देन इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट जो रिसीव होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ को एक्सेप्टिंग बैंक को, जब भी एक्सपोर्टर शिप कर देगा गुड्स को, तो वो क्या करेगा, बिल डॉक्यूमेंट जो है वो इम्पोर्टर के बैंक को भेजेगा। देन बैंक क्या करेगा, या एक प्रेजेंटेशन मेमो दिया जाएगा जिसमें उसको इम्पोर्टर को बोला जाएगा कि आप इस बिल को एक्सेप्ट करो। जब कस्टमर या इम्पोर्टर जो है बिल को एक्सेप्ट कर लेगा, देन वो क्या करेगा, बैंक को भेजेगा कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करो। देन बैंक को एक्सेप्ट कर लेगा एंड उस चीज की इंफॉर्मेशन दे देगा कस्टमर को थ्रू अ स्विफ्ट मैसेज ऑन हिज बैंक, सॉरी थ्रू अ स्विफ्ट मैसेज, जो कि हमने पहले डिस्कस करा है कि स्विफ्ट फैसिलिटी होती है इन बैंक की कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। एंड उसके बाद सिमिलरली जो एलसी के अंडर प्रोसेस होता है वही सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। तो ये था हमारा सारा टॉपिक को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स। एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर जो कि है बैंक गारंटी, ये भी हमारा खत्म हो जाता है। अब इसके बाद एक लास्ट चैप्टर बचता है इस टॉपिक इस सेक्शन का, दैट इज डोमेस्टिक ट्रेड फाइनेंस। काफी छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट देख लेते हैं। हम डोमेस्टिक ट्रेड फाइनेंस की अगर बात करें तो इट इज वेरी मच सिमिलर टू इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस, बिकॉज बैंक फाइनेंस तो वही सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। बट इसमें फर्क क्या है कि इसमें रेगुलेटरी कंप्लायंसेस काफी कम है, क्योंकि यहाँ पे कोई कस्टम क्लियरेंस वाला पंगा नहीं है कि गुड्स कस्टम पे गए, देन आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, बैंक ने डॉक्यूमेंट्स इसको दिए, इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट मिल गए, कुछ भी ऐसा इश्यू नहीं है। कस्टम क्लियरेंस रिक्वायर्ड नहीं है। जो भी पेमेंट करनी है उसके लिए भी हमें कुछ फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स वगैरह को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। रिमिटेंस को किसी को पेमेंट करनी है वो भी बहुत इजीली करी जा सकती है। नई गुड्स को बेचने के लिए, नॉर्मल गुड्स को बेचने के लिए हमें कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है। एंड वन लास्ट थिंग कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस पार्टीज के बीच बहुत ज्यादा है, सेलर बायर एंड बैंक, तीनों पार्टीज के बीच में कॉन्फिडेंस ज्यादा है, बिकॉज तीनों क्या है, सेम लीगल फ्रेमवर्क एंड सेम एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के अंडर वर्क कर रही है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी जो है हायर हो जाता है। अब डोमेस्टिक ट्रेड हो चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो, मोड ऑफ ट्रांजेक्शन है मोर और लेस सिमिलर है, कि आप क्लीन पेमेंट कर सकते हो, कि आप क्रेडिट पे सेल कर दो बाद में पेमेंट कर दी, दैट इज ओपन अकाउंट ट्रांजेक्शन, या आप एडवांस में पेमेंट कर दो, गुड्स आपको बाद में मिलेंगे, दैट इज एडवांस पेमेंट। क्लीन पेमेंट भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन भी हो जाती है, जहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज रेज होएगा, जो कि इधर इट विल बी पेबल ऑन डिमांड और इट विल बी पेबल ऑन एक्सेप्टेंस और यूजेंस। तो डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन भी हो सकती है। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी अवेलेबल होता है इन डोमेस्टिक ट्रेड, दैट इज इनलैंड एनालिसिस जो हमने थोड़ा पढ़ा था, या और भी चीजें हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट भी मिल जाता है। डोमेस्टिक ट्रेड में मेनली क्या यूज किया जाता है, क्लीन पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट बहुत रेयर केसेस में यूज करा जाता है। एंड जो भी इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस को इंटरनेशनल ट्रेड को फाइनेंस करने के लिए ऑप्शन है, वो सारे जो है डोमेस्टिक ट्रेड में भी अवेलेबल है। अब कुछ जो रेलिवेंट है चीजें ज्यादा इन केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड, वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है चैनल फाइनेंसिंग। ना चैनल फाइनेंसिंग एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है, अगर एक बिजनेस है, अब ये बिजनेस के लिए दो एंड्स होते हैं, एक होता है कि जहां से इसको रॉ मटेरियल आएगा, दैट इज द सप्लायर एंड, एंड जहां पे ये अपने गुड्स फर्दर बेचेगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड और द कस्टमर्स एंड, ठीक है। ये दोनों ही एंड बिजनेस की सक्सेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इन दोनों के साथ ही डील करने के लिए बिजनेस को क्या चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। कैसे, जब बिजनेस कोई भी कंपनी अपना सामान खरीदेगी सप्लायर से, तो उसको पेमेंट करने के लिए उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। एंड अगर अपना सामान बेच रही है फर्दर कस्टमर्स को या डीलर्स को सामान बेच रही है, तो उनको क्रेडिट पीरियड अलाउ करना पड़ेगा, बिकॉज क्रेडिट पीरियड अगर नहीं अलाउ करेंगे तो हमारे गुड्स ज्यादा कोई क्यों खरीदेगा, बिकॉज इट इज ऑल्सो फैक्टर दैट इज कंसिडर्ड, है ना।
तो दोनों ही चीजों के लिए, दोनों ही लिंक्स, दोनों ही चैनल के साथ डील करने के लिए एक कंपनी को, एक बिजनेस को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दोनों ही ये लिंकेजेस जो है काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड मीन्स कि जो हमारी कस्टमर एंड के साथ डील कर रही है लिंकिंग, एंड बैकवर्ड मीन्स जो हमारे रॉ मटेरियल एंड के साथ डील कर रही है। दोनों ही बिजनेस के लिए क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है। चैनल फाइनेंसिंग के साथ क्या होता है कि इट फाइनेंसेस योर एंटायर चेन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स बैंक जो आपका फाइनेंस कर रहा है वो सिर्फ इस बिजनेस को नहीं कर रहा, वो समझता है कि आपके सप्लायर और डीलर के साथ आपके रिलेशन इंपॉर्टेंट है, तो वो उनको भी वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करता है ताकि आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो। अब हम देखेंगे आगे चल के कि सप्लायर और डीलर को फाइनेंस करने से बिजनेस को क्या फायदा होगा। सो चैनल फाइनेंसिंग समझ गए, जहां पे हम सिर्फ कस्टमर को नहीं अपने फाइनेंस कर रहे हैं, उसकी एंटायर चेन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम फाइनेंस कर रहे हैं। तो हमारी जो कन्वेंशनल लैंडिंग है या हमारी ट्रेडिशनल जो लैंडिंग की चलती आती है प्रैक्टिस, उससे चैनल फाइनेंसिंग डिफरेंट कैसे है। देखो, जब भी कोई नॉर्मल बैंक लोन देता है, देन इट इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि उसके सप्लायर की पेइंग कैपेसिटी क्या है, उसके कस्टमर्स की पेइंग कैपेसिटी क्या है, बैंक कुछ ऐसा नहीं देखता। लेकिन चैनल फाइनेंसिंग में क्या होता है कि बैंक ये देखता है कि आपके सप्लायर्स एंड आपके बायर्स को किस तरीके से फाइनेंस किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ फाइनेंस के साथ। उससे क्या होता है, वैल्यू ऐड होती है ट्रांजेक्शन में टू द ऑल पार्टीज कंसर्न्ड। वैल्यू ऐड कैसे होती है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सप्लायर एंड डिस्कस करेंगे, देन हम बायर एंड डिस्कस करेंगे। सप्लायर ने गुड्स भेजे बायर को 1 लाख के, ठीक है। नाउ बिजनेस को पे करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, वर्किंग कैपिटल लोन मांगेगा, एंड लोन लेके वो क्या करेगा, सप्लायर को पे करेगा। ऐसी कन्वेंशनल फाइनेंसिंग चलेगी। लेकिन चैनल फाइनेंसिंग में क्या होगा, बैंक क्या करेगा, सप्लायर को ही वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कर देगा, जिससे सप्लायर को अपने कस्टमर को क्रेडिट टर्म अलाउ करने में अबिलिटी मिले। जब सप्लायर फाइनेंस होगा, वो क्या कर सकता है, अपने कस्टमर को ज्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ कर सकता है ताकि कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बने रहे। तो इससे क्या हुआ, जो कस्टमर का बैंक है उसने सप्लायर को क्रेडिट फैसिलिटी दे दी, एंड थ्रू दिस उसने क्या करा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम कर दी, किसकी, बिजनेस की। ओके, ऐसे ही हम अगर देखेंगे कस्टमर एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन, तो उसमें भी कस्टमर और बैंक, बिजनेस बिजनेस ने कस्टमर को गुड्स भेजे। नाउ इसको रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की, क्योंकि इसने क्या अलाउ करना है, क्रेडिट पीरियड अलाउ करना है। अब इसमें भी अगर बैंक इस पर्सन को फाइनेंस दे देगा, तो ये क्या कर सकता है, ये अपने सप्लायर को पे कर सकता है ऑन टाइम। जब ये अपने सप्लायर को ऑन टाइम पे कर देगा, तो कंपनी के ऊपर क्या होगा, क्रेडिट पीरियड देने का जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट थी वो क्या होगी, कम होगी। तो थ्रू चैनल फाइनेंसिंग बैंक डायरेक्टली आपको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को ही कम कर रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल फाइनेंसिंग एंड चैनल फाइनेंसिंग, ठीक है। तो मतलब काफी डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है ये। तो ये हो गया ना मेथडोलॉजी कि किस किस तरह से चैनल फाइनेंसिंग वर्क करती है। जो हमने फर्स्ट चीज पढ़ ली कि इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन बैंक फाइनेंस बाय आउटसोर्सिंग मेजर पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्योंकि मैंने वर्किंग कैपिटल आउटसोर्स ही कर दी, जो सप्लायर के लिए रिक्वायर्ड थी उसके लिए सप्लायर फाइनेंस हो गया, जो कस्टमर के लिए रिक्वायर्ड थी उसके लिए कस्टमर फाइनेंस हो गया। मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है काफी कम होगी। अब ये किस किस तरीके से होते हैं, सबसे पहले होता है ड्रॉई बिल फाइनेंसिंग। ड्रॉई बिल फाइनेंसिंग के साथ क्या होता है, सप्लायर का जो बिल है वो उसको डिस्काउंट करवा सकता है बैंक से, एंड थ्रू दैट वो अपने अमाउंट ऑलरेडी रिकवर कर लेगा, एंड कस्टमर को ज्यादा टाइम पीरियड मिल जाएगा पे करने के लिए। तो थ्रू ड्रॉई बिल फाइनेंसिंग एक तो ये चीज वर्क करती है चैनल फाइनेंसिंग। सेकेंड आता है फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल। फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल एक फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक कंपनी के जितने भी डेटर्स होते हैं, कंपनी क्या करती है, राइट टू रिसीव दोज डेटर्स बेच देती है टू द बैंक, एंड बैंक से अमाउंट कलेक्ट कर लेती है। देन बैंक की ड्यूटी बनती है कि बैंक उनसे उन डेटर से फर्दर रिसीव करता है अमाउंट। तो बाय फैक्टरिंग, बाय यूजिंग फैक्टरिंग फैसिलिटी, बैंक क्या कर सकता, कस्टमर क्या कर सकता है, अपने कस्टमर्स को और क्रेडिट अलाउ कर सकता है। तो ये भी तरीके से चैनल फाइनेंसिंग वर्क करती है।
बाकी इसमें और क्या है कि प्रिंसिपल कस्टमर क्या कौन कौन होता है, जो कि मेन फर्म डील कर रही है, एंड वो बताती है कि मेरे ये सप्लायर्स हैं एंड ये मेरे कस्टमर, एंड बैंक क्या करता है, बैंक देखता है कि उनको कैसे कैसे मैं फाइनेंस कर सकता हूँ। अब आगे हम देख लेते हैं कि जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है उनको बेनिफिट क्या क्या है। सबसे पहले जो फर्म फाइनेंस हो रही है उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ही कम होगी, प्री सेल भी एंड पोस्ट सेल भी, मैन्युफैक्चरिंग वाली भी एंड आफ्टर सेल वाली भी। तो उससे क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्शन वाले एरिया पे फोकस कर सकते हैं, उसका वर्किंग कैपिटल से ध्यान हटके वो देखेगा मैं अपना प्रोडक्ट कैसे बेटर करूं, मैं अपनी सर्विस कैसे बेटर करूं। एंड ऑब्वियसली टाइम एंड कॉस्ट वो सेव कर रहा है, किसके लिए कि जो मैंने कस्टमर को क्रेडिट देना है, कस्टमर को मॉनिटर करूं या क्रेडिटर अरेंज करूं कि कौन पर्सन मुझे क्रेडिट दे सकता है, वो सारी चीजों से टाइम एंड कॉस्ट सेव हो जाता है। एंड यही अगर हम देखें डीलर एंड बायर के लिए, तो उनको क्या होता है, पेमेंट प्रॉम्प्टली रिसीव हो जाती है, उनकी लिक्विडिटी पोजीशन भी इंप्रूव होती है, उनकी भी कॉस्ट कम होती है, एंड उनका भी काउंटर पार्टी रिस्क कम हो जाता है, बिकॉज बैंक बीच में आ जाता है। बैंक के लिए क्या होता है फायदा, अब बैंक के लिए क्या हो गया कि पहले तो सिर्फ एक फाइनेंसिंग फर्म कस्टमर थी, बट उसके अब सप्लायर एंड उसके डीलर भी बैंक के कस्टमर बन जाते हैं। बैंक ड्यू डिलीजेंस बेटर कर सकता है, बैंक की लोन देने का प्रोसेस एंड लेंडिंग एक्टिविटीज बेटर होती हैं, क्रेडिट डिसिप्लिन बेटर बनता है बैंक का, क्योंकि बैंक एक ही पर्सन के ऊपर सारा अपना अप्लाई नहीं कर रहा, उसके उसने अपने रिस्क को कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। ठीक है, क्रेडिट एक्सपोजर को वो बेटर मॉनिटर कर सकता है, एंड अपना एसेट पोर्टफोलियो, जैसे मैंने कहा कि रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकता है, तो उस चीज को भी वो बेटर बना सकता है बैंक। नाउ why should banks adopt channel financing, because चैनल फाइनेंसिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अलग अलग कमेटीज ने रेकमेंड करी है बैंक्स को। जैसे टंडन कमेटी ने बैंक को रिसीवेबल फाइनेंसिंग, जो कि हमने पढ़ा, उसके बारे में रेकमेंड करा। देन चोर कमेटी ने चोर या शोर आई डोंट नो, ठीक है, ड्रॉइबल फाइनेंस के लिए करा, एंड कल्याण सुंदरम कमेटी ने फैक्टरिंग फैसिलिटी के लिए करा। ठीक है, तो अलग अलग कमेटीज ने उनको क्या करा है, मोटिवेट करा टू डू दिस, एंड ऑल्सो इट ओपन्स मल्टीफोल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज आप एक ही पर्सन को फाइनेंस करने के लिए आप अलग अलग लोगों को आप फाइनेंस कर सकते हो। तो दिस वाज द चैनल फाइनेंसिंग इन डोमेस्टिक ट्रेड, एंड देन देयर इज अनदर फाइनेंसिंग दैट इज कॉल्ड वेंडर फाइनेंसिंग, जो कि ऑल्सो यूज होती है इन डोमेस्टिक ट्रेड फाइनेंस। इसमें क्या होता है कि आप नॉर्मल वेंडर को लोन नहीं दे रहे हो, क्योंकि नॉर्मल लोन अरेंजमेंट में क्या होता है कि आप उसको लोन देते हो एंड कुछ क्रेडिट पीरियड के बाद पर्सन ने रीपे करना है। सो दिस इज नॉट हाउ वेंडर फाइनेंसिंग वर्क। वेंडर फाइनेंसिंग में क्या है कि जो वेंडर है, सप्लायर है, वो अपना बिल फाइनेंस करवा लेता है बैंक से, एंड थ्रू दैट वो क्या कर सकता है, अपने कस्टमर को क्रेडिट पीरियड ज्यादा अलाउ कर सकता है। जब भी वेंडर अपने कस्टमर को क्रेडिट पीरियड ज्यादा अलाउ करता है, उसके साथ उसकी क्या होती है, रिलेशनशिप बेटर होती है, उससे वो बेटर प्राइस चार्ज कर सकता है, एंड इट लेवरेज देयर पोजीशन वेंडर का। ठीक है, एंड वेंडर को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस जब मिलता है, तो उससे उसके दो फायदे हो गए कि लेवरेज हो जाती है उसकी पोजीशन, वो प्राइस बेटर चार्ज कर सकता है, एंड उसके कस्टमर के साथ रिलेशन भी बेटर हो जाते हैं। तो वेंडर फाइनेंसिंग क्या है कि बैंक्स जो है वेंडर के बिल को डिस्काउंट करके उसको एक फाइनेंस का ऑप्शन दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वेंडर फाइनेंसिंग। सो ये हमारा सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दैट्स इट, थैंक यू। दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द रिस्क मैनेजमेंट। हमने जब स्टार्ट करा था तो हमने वहां पे काफी टाइप के रिस्क पढ़े थे कि अलग अलग ट्रांजेक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क कैरी करते हैं, राइट। अब इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, हमारा मेन फोकस रहेगा कि हर एक तरह के रिस्क को हम दोबारा से समझेंगे, एंड उस रिस्क से बचने के लिए, उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले सबसे पहला हमारा मेन फोकस करेगा टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क, एंड आफ्टर दैट हाउ आर वी गोइंग टू मिटिगेट द रिस्क। सबसे पहले यहाँ पे हमारा चैप्टर है रिस्क एलिमेंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि रिस्क के एलिमेंट कहाँ कहाँ है, ट्रांजेक्शन में किस किस पार्ट में रिस्क हो सकता है। तो सबसे पहला है कि स्टॉक के डैमेज होने का रिस्क हो सकता है, जो हमने स्टॉक अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है, हमने स्टॉक ट्रांजिट में भेजा हुआ है, बायर के पास पड़ा स्टॉक, उसके फिजिकली डैमेज होने का जो रिस्क है वो हमेशा रहता है। सेकेंडली कि जब गुड्स बायर के पास चले गए, बायर को गुड्स अगर वो पसंद नहीं आए, उसने गुड्स एक्सेप्ट ना किए, तो उस केस में गुड्स हमारे वेस्ट होने का रिस्क रहता है। या फिर बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए बट उसने उसकी पेमेंट नहीं करी, तो उस केस में भी हमारे ऊपर रिस्क रहेगा, राइट। अनदर ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है कि बायर ने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, ही वांट्स टू पे, बट वो बैंकरप्ट हो गया, तो इस केस में भी हमारा तो गुड्स का लॉस हो गया। एंड लास्ट वन इज कि पॉलिटिकल एंड करेंसी रिस्क, कि आपने
इंटरनेशनल ट्रेड करा, उसमें दो गवर्नमेंट के लॉ चेंज हो गए या करेंसी फ्लक्चुएशन इतनी होगी कि आपका लॉस हो गया, राइट। तो ये सारे रिस्क जो है हमारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में भी होते हैं एंड डोमेस्टिक में भी होते हैं। जो फर्स्ट थ्री है ये आपको दोनों में देखने को मिलेंगे, लेकिन जो लास्ट वाला है ये कॉमनली हम कहाँ पे देखते हैं, इन इंटरनेशनल ट्रेड। इसके बाद हम देखेंगे प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट क्या है। प्रूडेंट मीन्स कि आप सेफ होके चल रहे हो। सेफ होके आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट करोगे कि आप देखोगे कि मुझे किस किस ट्रांजेक्शन में कहाँ कहाँ पे रिस्क है और मैं कितना मैक्सिमम तक उसको कवर कर सकती हूँ, बट मैं उसको इतना भी ज्यादा रिस्क से बच के नहीं चलूंगी कि मेरा प्रॉफिट इम्पैक्ट हो जाए। बिकॉज ये चीज हम जानते हैं कि रिस्क एंड प्रॉफिट का क्या है, आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जहां पे ज्यादा रिस्क होता है वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा होने के चांसेस हमेशा होते हैं। तो हम इस तरह की रिस्क मैनेजमेंट लेके चलेंगे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी ना इम्पैक्ट हो एंड हम रिस्क से बच भी जाएं, ताकि अगर रिस्क का हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आना है तो वो हमारे ऊपर ज्यादा ना आए। सबसे पहला रिस्क जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज द ट्रांसपोर्ट रिस्क। ट्रांसपोर्ट रिस्क क्या है कि जब हम गुड्स को फिजिकली मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें गुड्स के डैमेज होने का रिस्क जो है उस चीज को हम कवर करेंगे। ओके, गुड्स हमारे अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम कैरी करते हैं एंड उसकी चॉइस हमारी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है कि कॉस्ट कितनी बढ़ रही है या फिर मुझे कितना कन्वीनियंट है कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, या कई बार बायर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह की सारी चीजें हम देखेंगे कि उसमें कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है एंड उसके रिलेटेड हमारा रिस्क अलग अलग रहेगा। ओके, नाउ फर्स्टली हम देखने वाले हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशंस क्या है कि जब हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम कौन कौन सी चीजों को देख रहे हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारा कंटेनराइजेशन, कि मैंने गुड्स जो है वो परफेक्टली कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में मैं कैरी कर सकती हूँ ताकि कुछ मेरा लॉस ऑफ स्पेस भी ना हो इन कंटेनर्स, ठीक है। सेकेंडली स्टोरेज, कि कहाँ पे स्टोरेज मेरी गुड्स कितनी स्टोरेज कवर करने वाले हैं एंड उस अकॉर्डिंग मैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिसाइड करूंगी कि जो अगर गुड्स है हैवी, राइट, अगर हैवी गुड्स हैं तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि बड़े बड़े कंटेनर्स के थ्रू करें ताकि एक ही बार में सारा सामान जाए। अगर लाइट गुड्स है तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखेंगे। तो स्टोरेज का भी हम ध्यान रखते हैं इन डिसाइडिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है मरीन ट्रांसपोर्ट, जहां पे हम थ्रू सी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड वेन एवर देर इज मरीन ट्रांसपोर्ट तो हमें वहां पे क्या ध्यान रखना है कि हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ शिपमेंट क्या रहेगी, किस दिन मेरे गुड्स सेल होंगे, सेल इन द सेंस शिप किस दिन जाएगी, राइट। क्योंकि वो चीज हमें देखनी इसलिए जरूरी है ताकि हम एलसी, हमारी अगर लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू फाइनेंस हुई है ट्रांजेक्शन, तो उस केस में मुझे पता होना चाहिए गुड्स किस दिन जाएंगे एंड मुझे किस दिन एलसी कैश होगी, वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है चूज करना क्योंकि अगर मैंने गलत मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज कर लिया एंड मेरे गुड्स डिलीवर होने में लेट हो गए तो उसमें मेरा रेपुटेशन रिस्क भी हमेशा बना रहता है मेरे ऊपर, राइट। नेक्स्ट आता है कि ट्रांसपोर्टेशन जब भी आप कर रहे हो तो वहां पे आपको प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ती है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, कि अगर आपके जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हुए हैं उनको कल को कुछ लॉस होता है तो आप प्रूफ कर सको कि गुड्स आपने ट्रांसपोर्ट कर दिए थे या फिर गुड्स आपने अच्छे से सेव करके रखे थे, तो उसके लिए हमें रिकॉर्ड कीपिंग भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो दीज वर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, की मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे सिलेक्ट करना है एंड कौन कौन सी चीजें हमको देखनी पड़ती है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि हमने यहाँ पे बड़ा रिकॉर्ड कीपिंग क्या है इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी फ्रेट फॉरवर्डर की सर्विस हम यूज कर रहे हैं तो हम यही आगे चीज पढ़ने वाले हैं कि फ्रेट फॉरवर्डर सर्विसेज होती क्या है। फ्रेट फॉरवर्डर्स क्या होते हैं, एक तरह से एजेंट होते हैं जो कि हमें क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सेलर ऑफ द गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी, इन दोनों के बीच में एक एजेंट होता है जो कि बेसिकली उसका क्या काम है कि उसने आपके जो भी आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं उसका क्या करना है, फ्रेट चार्जेस आपको बताना है कि कितना फ्रेट लगेगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी से पूछ के आपको फ्रेट चार्जेस बताने हैं कितना फ्रेट चार्जेस लगेगा, गुड्स आप किस फॉर्म में भेज सकते हो या गुड्स आपकी किस किस कंटेनर में जाने चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको एडवाइस करता है कि आपको कैसे शिपमेंट करनी चाहिए गुड्स की, कैसे ग्रुपिंग करनी चाहिए गुड्स की,
ये सारी सर्विस कौन करता है? एजेंट, फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट आपको प्रोवाइड करता है। एंड जब आपके गुड्स वहां पे पहुंच रहे हैं तो वहां पे उनको अनलोड करना है, एंड ये सारी सर्विस भी कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रेट फॉरवर्डर ही प्रोवाइड करेगा ना। नॉर्मली क्या होता है कि ये फ्रेट फॉरवर्डर लॉजिस्टिक कंपनी का भी हो सकता है, मीन्स जिस कंपनी से मैं गुड्स शिप करवा रही हूँ, हो सकता है वही कंपनी मुझे ये सर्विसेज दे रही हो, या हो सकता है कि मैं थर्ड पार्टी से भी ये सर्विसेज ले रही हूँ। तो ये होती है फ्रेट फॉरवर्डर सर्विसेज। Now we have discussed the risk in mode of transportation और the risk in transportation of goods, जिसमें हमने मेन क्या रिस्क देखा है कि गुड्स की टाइमली डिलीवरी का रिस्क रहता है हमारे पास, एंड सेकेंडली गुड्स के डैमेज होने का रिस्क रहता है इन ट्रांजिट। तो ये दोनों रिस्क को ही कवर कैसे कर सकते हैं? इन दोनों रिस्क को छोड़ो, किसी भी तरह का रिस्क हम कैसे कवर करते हैं? थ्रू इंश्योरेंस। तो ये वाला रिस्क भी हम कैसे कवर करेंगे? थ्रू इंश्योरेंस। तो यहाँ पे हमारी कौन सी इंश्योरेंस काम आती है? ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस हमारी काम आती है। इंश्योरेंस लेने की जिम्मेवारी किसके ऊपर होगी? ये चीज हमेशा डिफाइन होती है इनको टर्म्स में, क्योंकि वहां पे हमारा क्लियरली मेंशन होता है कि गुड्स का फ्रेट कौन पे करने वाला है, गुड्स की इंश्योरेंस कौन पे करने वाला है। तो ये चीज इनको टर्म्स से डिसाइड हो जाती है कि गुड्स की इंश्योरेंस कौन करवाने वाला है। नाउ एक होती है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस या मरीन इंश्योरेंस, ये वो इंश्योरेंस है जो कि एक्सपोर्टर्स कॉमनली करवाते हैं। कार्गो इंश्योरेंस क्या होता है कि जो मेरे गुड्स जा रहे हैं इन शिपमेंट, कार्गो मीन्स जो शिपमेंट में हमारे सामान जा रहा है, राइट, वो उनकी इंश्योरेंस, या मरीन इंश्योरेंस की जो सी के थ्रू गुड्स जाने वाले हैं उनकी इंश्योरेंस। नॉर्मली एक्सपोर्टर ये वाली इंश्योरेंस अपने पास हमेशा लेके रखते हैं ताकि उनके गुड्स सेफ रहें। ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस में कंडीशन जो है वो वेरी करती रहेंगी आपकी, कि आपके गुड्स किस टाइप के हैं, आपका ट्रांसपोर्ट मेथड किस टाइप का है। जब आपके गुड्स सी के थ्रू जा रहे हैं तो वो अलग टाइप की कंडीशंस रखेंगे कि आपको ट्रांसपोर्ट कवर कितना आपको देना पड़ेगा, आपको प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, आपको गुड्स का क्लेम लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर आपका रोड वाला है तो वहां पे आपकी डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट था ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस के बारे में। अभी अब तक हमने क्या करा? हमने सबसे पहले समझा कि रिस्क क्या है एंड उस रिस्क को कवर कैसे कर सकते हैं थ्रू ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस। लेकिन ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस लेने के बाद भी आपको कुछ रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स का जो है ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले है कि जब भी आप गुड्स को शिप कर रहे हो तो आपको उनकी पैकिंग एंड उनकी शिपमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी। मीन्स अगर मैं गुड्स भेज रही हूँ एंड मैंने गुड्स को इंश्योरेंस से कवर किया हुआ है, तो मैं क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुड्स को ऐसी फेंक फेंक के मारी जो भी कंटेनर है उसमें, या मैं बिल्कुल केयरलेसली स्टॉक को रखूं। इंश्योरेंस होने के बाद भी दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गुड्स को मैं अच्छे से ट्रांसपोर्ट करूं, उनकी पैकेजिंग अच्छे से हो, उनको प्रॉपरली उनको एटमॉस्फेयर में, जिस भी एटमॉस्फेयर में गुड्स सही रहने हैं उसी एटमॉस्फेयर में मैं उनको रखूं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फिर भी लेनी पड़ेगी चाहे मैंने गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस ले लिया ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, क्योंकि अगर पैकेजिंग या ट्रांसपोर्टेशन की गलती की वजह से मेरे गुड्स डैमेज होते हैं तो उस केस में इंश्योरेंस क्लेम हमें नहीं मिलेगा। राइट, इंश्योरेंस क्लेम हमें किस लिए लेते हैं? इन केस ऑफ एक्सीडेंट या कुछ एडवर्स कंडीशन हो जाए जहां पे आपकी केयरलेसनेस है, वहां पे क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है। नेक्स्ट इज कि इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो वो डॉक्यूमेंटेशन के करके क्या हो सकता है कि कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा एक अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनदर वर्कलोड बढ़ सकता है कि अभी आप ये डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करो। तो कंपनीज क्या कर सकती है? वो चाहे तो खुद वो सारे डॉक्यूमेंट मेंटेन कर सकती है, या वो क्या कर सकती है? कार्गो ब्रोकर अपॉइंट कर सकते हैं। कार्गो ब्रोकर का क्या काम होएगा? कार्गो ब्रोकर क्या करेगा? वो आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो सारे मेंटेन करके रखेगा एंड आपको एडवाइस करेगा कि किस किस सिचुएशन में आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये कुछ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीजर्स हैं जो कि आपको ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस लेने के बाद भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जब भी ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें कवरेज का क्या क्या स्कोप रहता है? कवरेज का स्कोप क्या होगा? पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करेगा कि आप किस तरह की पॉलिसी ले रहे हो। लेकिन हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कॉमनली किस टाइप की आपको कवरेज मिलती है। फर्स्ट इज कार्गो, मीन्स जो भी आप गुड्स शिप करवा रहे हो, डिस्पैच्ड बाय सी, रिवर, रोड, उस केस में क्रॉस वॉयाज आपका हो सकता है, या रेल पोस्ट करा रहे हो, या पोस्टल कोरियर करा रहे हो, किसी भी तरह का आप कार्गो अगर आप शिप करवा रहे हो तो आपके कार्गो की इंश्योरेंस हो सकती है। एक होता है गुड्स इन ट्रांजिट इंश्योरेंस, जो किस केस में होती है? इनलैंड गुड्स के केस में। कार्गो इंश्योरेंस होती है जब आपने बाहर भेजने हैं, एंड
गुड्स इन ट्रांजिट कब होगा? जब आपका इनलैंड ही है ट्रांसपोर्ट, राइट? नेक्स्ट इज फ्रेट सर्विस लाइबिलिटी. नाउ फ्रेट सर्विस लाइबिलिटी इंश्योरेंस इज मेनली फॉर ट्रांसपोर्टर, बिकॉज जब ट्रांसपोर्टर गुड्स को लेके जा रहे हैं तो हो सकता है कि उनका कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट हो कि गुड्स को अगर डैमेज हुआ है तो फ्रेट उनको पे नहीं होगा. इस तरह की कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो सकती है. तो अगर मान लो ट्रांसपोर्टर की गलती नहीं भी, फिर भी गुड्स डैमेज हो गए, तो उस केस में लायबिलिटी से बचने के लिए ट्रांसपोर्टर अपने सेफ साइड होने के लिए क्या करा सकता है? फ्रेट सर्विस लायबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकता है, ताकि अगर गुड्स का लॉस हो तो उसके ऊपर लायबिलिटी ना आए. या एसोसिएटेड स्टॉक की इंश्योरेंस हो सकती है. एसोसिएटेड स्टॉक मीन्स अगर आपने जो मेन स्टॉक भेजा है लेकिन उसके साथ आपके कुछ एडिशनल स्टॉक जा रहे हैं, या कुछ इस तरह की इंश्योरेंस भी हो सकती है. अब नॉर्मली जब भी इंश्योरेंस कवर आप लेते हो तो उसमें आपकी क्या चीजें नहीं कवर होती, हमने ऊपर अभी डिस्कस करा कि क्या क्या कवर होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कॉमनली कवर नहीं होती. दैट इज द वॉर सिचुएशन. जब भी कोई वॉर होगा तो उस केस में इंश्योरेंस को पॉलिसीज नहीं कवर करती उस सिचुएशन को. लेकिन अगर आप चाहते हो कि वॉर वाला भी कवर हो ताकि आपका पॉलिटिकल रिस्क भी कम रहे, तो आप वो सेपरेटली इंक्लूड करवा सकते हो अपने इंश्योरेंस कवर में. यू कैन सेपरेटली इंस्टीट्यूट वॉर क्लॉज. तो ये हमारे एक्सक्लूजन हो गए. नेक्स्ट इज कि जब भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं, हम दो तरह की इंश्योरेंस करवा सकते हैं. एक होता है ओपन कवर, एक होता है इंडिविजुअल इंश्योरेंस. नाउ ओपन कवर क्या होता है? जब भी आपने गुड्स शिप करने हैं, एक्सपोर्ट करने हैं सी के थ्रू, एंड आपको पता है कि आपने साल में बहुत बारी गुड्स को शिप करना है, तो आप हर बार इंश्योरेंस नहीं करवा सकते. आप क्या करोगे? आप एक ही बार इंश्योरेंस करवा लोगे एंड वही आपकी कंटिन्यू होती रहेगी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो भी आपने कवर करा है, राइट? वो होता है ओपन कवर. इसको हम अम्ब्रेला मरीन इंश्योरेंस भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो भी आपके एक्सपोर्ट्स होंगे, जो भी शिपमेंट होंगे, वो इस कवर में आपके आ जाएंगे. दूसरा होता है इंडिविजुअल इंश्योरेंस. इंडिविजुअल इंश्योरेंस क्या करता है? वो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कवर करता है सिर्फ. वो आपके सारे एक्सपोर्ट को नहीं कवर कर रहा, सिर्फ एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को ही वो कवर करता है, तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल इंश्योरेंस. ये नॉर्मली हो गए टाइप ऑफ इंश्योरेंस कवर बेस्ड ऑन द गुड्स दे आर कवरिंग और द स्कोप दे आर कवरिंग. एक होता है स्पेशलिस्ट इंश्योरेंस. स्पेशलिस्ट इंश्योरेंस क्या है? हमने ऊपर अभी डिस्कस करा कि इंश्योरेंस आपके या तो गुड्स को कवर करेगी, गुड्स इन ट्रांजिट को कवर करेगी, या आपकी फ्रेट सर्विस लायबिलिटी को कवर करेगी. अगर उसके अलावा आप कुछ स्पेशल चीजें इंक्लूड कराना चाहते हो जो कि एक नॉर्मल, जो एक जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, उस चीज में वो पार्ट नहीं कवर होता, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? स्पेशल रिक्वायरमेंट वाला कवर ले सकते हो, जो कि स्पेशलिस्ट कवर होता है. अब ये किस पे होगा? जब आपके गुड्स की रिक्वायरमेंट ऐसी है, मान लो मेरे गुड्स बहुत ही ज्यादा डेडिकेट हैं, बहुत ही ज्यादा फ्रेजल गुड्स है मेरे, कि उनकी इंश्योरेंस मुझे अलग से करवानी पड़ेगी, तो वहां पे क्या होगा? स्पेशलिस्ट कवर होगा. मींस अगर कुछ मेरा पेंटिंग्स मैंने एक्सपोर्ट करी है, या मैंने कुछ ग्लास वर्क का एक्सपोर्ट करा जो कि इजी टू डैमेज है, तो उस केस में स्पेशलिस्ट कवर भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं. अनदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस दैट्स देयर इज, इट्स कॉल्ड सेलर और बायर्स कंटिंजेंट इंटरेस्ट इंश्योरेंस. कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या हो गया? कंटिंजेंट वर्ड कहाँ पे आता है? जब भी कब होता है कि हम एक हो सकने वाली सिचुएशन, जो सिचुएशन हो सकता ना भी हो, उससे बचने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि इनको टर्म्स के अंडर हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि इंश्योरेंस की लायबिलिटी या तो सेलर की या बायर की है, बट दूसरी पार्टी फिर भी एक अपना एक्स्ट्रा फॉर देयर ओन पीस ऑफ माइंड वो एक और इंश्योरेंस लेना चाहते हैं कि मान लो कल को अगर गुड्स डैमेज हो जाते हैं, एंड जो बायर या सेलर ने जो भी इंश्योरेंस करवाई है वो उसको पूरा नहीं कवर पाती, तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? एक एडिशनल कवर होना चाहिए. तो अगर इस तरह के लिए कुछ कवर करवा रहे, दैट इज कॉल्ड सेलर और बायर्स कंटिंजेंट इंटरेस्ट कवर. एंड ये पॉलिसी एप्लीकेबल कब होगी? जब आपकी ओरिजिनल या आपकी जो प्राइमरी पॉलिसी है वो कवर नहीं कर पा रही आपके गुड्स के लॉस को, देन ये पॉलिसी एक्टिवेट होगी, देन आप इस पे क्लेम कर सकते हो. Another type of policy is loss of profit. लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है? कि अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसके गुड्स की लेट डिलीवरी होने के कारण या गुड्स की डिलीवरी ना होने के कारण आपका प्रॉफिट का कुछ लॉस, आपका हो सकता है कुछ प्रॉफिट होने वाला था जो आपको नहीं हुआ, तो आप अपने लॉस ऑफ प्रॉफिट को भी कवर कर सकते हो थ्रू इंश्योरेंस. एंड अगर आपको कुछ इस तरह से लॉस होता है थ्रू ट्रांसपोर्ट, तो वो आपको क्लेम मिल जाएगा. नेक्स्ट इज चार्टरर्स लाइबिलिटी इंश्योरेंस. चार्टरर कौन होता है?
एक शिपिंग कंपनी होती है जो शिप को ओन कर रही है, जो एक वेसल को ओन कर रही है, एंड देन एक होती है चार्टरर कंपनी जो वेसल को ओन नहीं कर रही, लेकिन वो शिप के ओनर से क्या कर रही है, उसको रेंट पे ले रही है या उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि मुझे आप अपनी शिप को यूज करने दो, ठीक है। तो वो गुड्स का क्या हो जाता है, चार्टरर हो जाता है। अब ये पर्सन गुड्स शिप में गुड्स लेके जा रहा है, तो इसकी भी लाइबिलिटी होगी शिप की प्रॉपर मेंटेनेंस करने की, वो सारी चीजें करने की। तो अपनी लाइबिलिटी से बचने के लिए कि अगर कल को कुछ एक्सीडेंट हो जाता है एंड शिप का कुछ नुकसान होता है या कुछ भी नुकसान होता है, उस चीज को कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस चार्टरर ऑफ द शिप को मिलती है, दैट इज कॉल्ड चार्टरर लाइबिलिटी इंश्योरेंस। एंड ये इंश्योरेंस भी आपके पास अवेलेबल होती है। सो दीज आर ऑल द टाइप ऑफ इंश्योरेंसेज दैट आर अवेलेबल, जिसको हम कब करवाएंगे, जब हम चाहते हैं कि मेरे गुड्स जब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उस केस में मेरा रिस्क कवर हो जाए, तो ये सारे इंश्योरेंस आप करवा सकते हो। तो ये हमारा कवर हो गया चैप्टर ट्रांसपोर्ट रिस्क, जिसमें हमने देख लिया रिस्क क्या है एंड उस रिस्क से बचने के लिए किस किस तरह के इंश्योरेंस ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट रिस्क दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ इज द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रेडिट रिस्क। इस रिस्क में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिस्क क्या होता है, मैंने पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, राइट, तो उस चीज में मुझे अलग अलग टर्म्स होंगी बायर एंड सेलर के बीच, राइट। हो सकता है कि कुछ टर्म्स ऐसी हो जब बायर को नहीं पता था एट द टाइम ऑफ एंटरिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट उसके अगेंस्ट वो यूज की जा सकती है, या कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम क्या हुआ कि कुछ कंडीशंस। नेक्स्ट चैप्टर इज कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रेडिट रिस्क। इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कि पार्टी ने दोनों पार्टी अपनी टर्म्स को ऑनर करती हैं या नहीं करती, उससे रिलेटेड रिस्क। दूसरा आपका क्रेडिट रिस्क, जब आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो तो सामने वाली पार्टी आपको पे करेगी या नहीं करेगी, आपका क्रेडिट में कुछ लॉस हो सकता है, उस चीज को कवर करने के रिस्क, उस चीज के रिस्क की बात हम करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि उस चीज को कवर कैसे किया जा सकता है। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि आपने एक बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन टेकिंग रीजनेबल रिस्क एंड प्रोटेक्शन, राइट, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा कि आप एक रीजनेबल बैलेंस मेंटेन करोगे ताकि आप रिस्क उतना का लो जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट ना हो एंड लॉस भी आपको ज्यादा ना हो सके, आप एक बैलेंस मेंटेन करोगे। नाउ जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो एक कॉमन यहाँ पे एक टर्म है दैट सेल इज अ गिफ्ट अंटिल इट इज पेड फॉर। बिकॉज अगर मैंने किसी को क्रेडिट में गुड्स भेजे हैं, जब तक मेरे को पैसे नहीं आ रहे, इट्स लाइक कि मैंने उस पर्सन को गिफ्ट दिया है। जब मेरा प्रॉफिट कब होगा, जब वो पर्सन मुझे पे कर देगा, देन मुझे प्रॉफिट होगा, उससे पहले इट्स जस्ट अ गिफ्ट, राइट। रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है इन केस ऑफ क्रेडिट, बिकॉज इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रही है, राइट। अगर आपने जिस पर्सन को सेल करी है वो पर्सन पे नहीं करेगा तो आपका सीधा प्रॉफिट इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करता है, सप्लायर एंड इन्वेस्टर के परसेप्शन को इम्पैक्ट करता है आपके बिजनेस के बारे में, ठीक है। अब किस किस तरह के रिस्क प्रोटेक्शन टूल हमारे पास अवेलेबल है वो हम ओवरव्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रेडिट इंश्योरेंस करवा सकते हो आप, विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग करवा सकते हो। नो फैक्टरिंग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे आप अपने रिसीवेबल्स का राइट सेल कर देते हो। या लेटर ऑफ क्रेडिट कॉन्फर्मेशन, कि आपके पास लेटर ऑफ क्रेडिट ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप फर्दर कंफर्म करवा रहे हो ताकि एडिशनल सिक्योरिटी आए। इस तरह के रिस्क प्रोटेक्शन टूल हमारे पास अवेलेबल है। अभी हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, कि जो हम क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं ये करना जरूरी क्यों है। सबसे पहली बात तो ये चीज हमें विदाउट डिस्कसिंग एनीथिंग ये समझ आना चाहिए कि हमारा, क्योंकि क्रेडिट देने से हमारा सीधा प्रॉफिट इम्पैक्ट होगा, तो इसलिए उस चीज को कवर करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी कुछ और चीजें देख लेते हैं। जब भी हमें क्रेडिट मैनेजमेंट एक पॉलिसी बना के चलते हैं तो हमें पता लग जाता है कि किस पर्सन को कितना क्रेडिट देना है। हमें हर पर्सन की क्रेडिट वर्दीनेस को इवेल्युएट कर सकते हैं एंड उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि पर पर्सन हम कितना क्रेडिट देना अफोर्ड कर सकते हैं या किसको कितना देना चाहिए। हम एक प्रॉपर पॉलिसी बना सकते हैं कि अगर आप किस पर्सन को कितना पीरियड का क्रेडिट दोगे एंड डिफॉल्ट के केस में उसके ऊपर क्या एक्शन लेने हैं, क्या रिकवरी की स्ट्रेटेजी हमारी होने वाली है, क्या क्या एक्शन होंगे, ये सब कुछ हम देख सकते हैं। प्रूडेंट क्रेडिट मैनेजमेंट में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने पेमेंट टर्म्स क्या रखनी है, कितने दिन तक का क्रेडिट हमने बायर को जो है देना है। एंड इम्पॉर्टेंट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी हम एक क्रेडिट मैनेजमेंट की पॉलिसी बना के चलते हैं तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म
गाइडेंस, यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म, यूनिफॉर्म प्रोसीजर होता है जिससे हम क्या देख सकते हैं कि मुझे अगर क्रेडिट देना तो एक सिंपल रूल है जो सबके ऊपर एप्लीकेबल है कंपनी में, तो उससे क्या होगा कि आपका रिस्क कम हो जाएगा, बिकॉज अलग अलग लोग अलग अलग चीजें नहीं फॉलो कर रहे, एक सेम चीज फॉलो करी जा रही है। तो इसलिए क्रेडिट मैनेजमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट इज की टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एंड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते टाइम पे क्या क्या चीजें देखनी चाहिए ताकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिस्क कवर किया जा सके। कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम एंटर कर रहे हैं, सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि क्लियर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कि हर पार्टी की लाइबिलिटी, हर पार्टी का राइट क्लियरली स्टैब्लिश होना चाहिए, कुछ भी बेस्ड ऑन अजम्पशन नहीं होना चाहिए, कुछ भी ओपन टू इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज बैटल ऑफ फॉर्म। बैटल ऑफ फॉर्म का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। बैटल ऑफ फॉर्म क्या होता है, दोनों पार्टी में से एक पार्टी कुछ ऐसी कंडीशन डाल सकती है जो कि उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। मींस अगर मैं सेलर हूं तो बायर हो सकता है, बायर कुछ ऐसी कंडीशन डाल ले जो बायर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। इस चीज को कहते हैं बैटल ऑफ फॉर्म। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ तो आप ये देख लो कि बैटल ऑफ फॉर्म वाला आपने सारे रिस्क कवर कर लिए या नहीं, या कुछ अनडू एडवांटेज दूसरी पार्टी को तो नहीं मिल रहा, राइट। नेक्स्ट, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें आप देख लो कि आपके लिए कौन सी टाइप की ट्रांजेक्शन करनी बेनिफिशियल है। हमने टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन डिस्कस करा हुआ है कि ओपन अकाउंट ट्रांजेक्शन होती है, एडवांस पेमेंट हो सकती है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, एलसीज, ये सारी ट्रांजेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इसके इसमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स इंक्लूड होनी चाहिए, वो इंक्लूड हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट एक और चीज जो आप ध्यान रख सकते हो कि जब भी आप एक इंटरनेशनल ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट करो तो आप यूसी पीडीसी के जो गाइडलाइंस है, जो कि एक यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट के आपको गाइडलाइंस दिए गए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग बनाओ ताकि आपका रिस्क जो है कम हो सके। ओके, तो ये था अबाउट कॉन्ट्रैक्ट रिस्क। कॉन्ट्रैक्ट रिस्क में क्या होता है कि आपके जब भी अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट में या डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी भी डिस्क्रिपेंसी हो जाती है तो उससे आपकी पेमेंट, एलसी की आपकी पेमेंट या आपका बैंक से जो भी आपने फर्दर आपने रिकवरी करनी होती है या लोन्स लेने होते हैं, वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो आपको कुछ कॉमन डिस्क्रिपेंसीज दी हुई हैं जो कॉमन आप मिस्टेक्स कर सकते हो इन डॉक्यूमेंट्स, वो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन चीजों का ध्यान रखना है। एंड बैंकर्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट या किसी एग्रीमेंट के अगेंस्ट फाइनेंस दे रहे हो तो ये डिस्क्रिपेंसीज आपको चेक करनी चाहिए, बिकॉज ये बैंकर के लिए भी फर्दर रिस्क फिर बन सकता है। ठीक है, इसमें से कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि एलसी अमाउंट, एलसी की लिमिट ना एक्सीड हो रही हो, या फिर जो बिल ऑफ लेडिंग है वो सेट कंप्लीट आपके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, या फिर आपके वेट्स जो आपने डिक्लेयर कर रहे हैं वो एक्चुअल वेट से डिफरेंट है। इस तरह की काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करी है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। नाउ वी डिस्कस द डिस्क्रिपेंसीज दैट शुड बी नोटेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ताकि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिस्क कवर हो सके। नाउ अनदर पार्ट ऑफ द चैप्टर वाज क्रेडिट रिस्क। तो हम देखेंगे क्रेडिट रिस्क को कैसे कवर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्रेडिट इंश्योरेंस। क्रेडिट इंश्योरेंस क्या रिस्क आपको कवर करती है कि अगर आपका बायर पेमेंट नहीं करेगा तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हो एंड आप अपना लॉस जो है रिकवर कर सकते हो। इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी आप प्रिपरेशन करते हो, नॉन जब भी नॉन पेमेंट नहीं होगी वो सारी चीजें इसमें कवर करी जाती हैं। नेक्स्ट थिंग इज बैड डेट प्रोटेक्शन। बैड डेट प्रोटेक्शन क्या है, बैड डेट प्रोटेक्शन भी एक अनदर मेजर है, एक अनदर मेथड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ऑफ क्रेडिट। जब भी आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो तो आप बैड डेट प्रोटेक्शन भी करके चल सकते हो, जिसमें क्या क्या हम कर सकते हैं, कॉन्फर्मेशन ऑफ एलसी कि एक इश्यूइंग बैंक की गारंटी तो मुझे मिल रही है बट उसके ऊपर मैंने एडिशनल गारंटी ले ली ताकि मैं एक्स्ट्रा सेफ होके चलूं। या अनदर चीज आप कर सकते हो, आप फैक्टरिंग करके आप फैक्टरिंग या फॉरफेटिंग कर सकते हो अपने रिसीवेबल्स की, जिससे आप जो विदाउट रिकोर्स आप अपना रिसीवेबल का रिस्क ट्रांसफर कर सकते हो बैंक के ऊपर। इस तरह से आप बैड डेट वाला रिस्क जो है ऑलरेडी एलिमिनेट कर सकते हो ट्रांजेक्शन से। रिस्क कैसे एलिमिनेट होगा, बिकॉज जो चीज आप पहले रिस्क था आपके ऊपर कि बायर पे करेगा या नहीं करेगा, वो रिस्क ट्रांसफर हो जाता है बैंकर के ऊपर क्योंकि उसने रिकवर करना है अब सामने वाले पर्सन से। तो ये दो मेथड है जिससे आप अपना क्रेडिट रिस्क कवर कर सकते हो। नाउ वी डिस्कस क्रेडिट इंश्योरेंस। तो उसके कुछ फीचर्स हैं, जिसमें सबसे पहला फीचर क्या है कि जब भी आपको क्रेडिट इंश्योरेंस चाहिए बैंक से तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले क्या चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपके पास इस्टेब्लिश क्रेडिट लिमिट होनी चाहिए उस इंडस्ट्री, उस इंस्टीट्यूशन के पास। ठीक है,
सेकंड, जब भी आप इंश्योरेंस करो उसकी सारी पॉलिसी के साथ, पॉलिसी टर्म के साथ, कंडीशन के साथ आप अडेयर करो, ताकि आप सारी चीजें उनकी फॉलो करो। क्लेम पेमेंट का प्रोसेस आप अच्छे से समझ के चलो, उसको अच्छे से फॉलो करो। मिनिमम टाइम क्लेम जब भी आप अप्लाई करते हो इंश्योरेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस के केस में, तो मिनिमम 6 मंथ्स लग सकते हैं आपको इंसॉल्वेंसी रिलेटेड लॉस में। मीन्स कि अगर आपका इंसॉल्वेंसी होने के कारण लॉस हुआ है तो आपको 6 महीने तक का टाइम लग सकता है। एंड अगर कुछ और रीजन है लॉस के, लाइक स्लो पे, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इवेंट्स, तो उस केस में ज्यादा टाइम भी आपको लग सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसी की कवरेज में another feature that is there to be noted in credit insurance is credit insurance कवर क्या क्या कर रहा है। मीन्स क्या वो सिर्फ नॉन पेमेंट को कवर कर रहा है, या वो इंसॉल्वेंसी का केस भी कवर कर रहा है, या वो ऐसे केसेस भी कवर कर रहा है जहाँ पे बाहर की गुड्स सेल नहीं हुए आगे या कुछ भी। मीन्स किस किस कितने एरिया तक, कितने स्कोप तक वो कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप की कवरेज होती है इंश्योरेंस की, जिसमें वो सेल या तो सिर्फ सेल वाला पार्ट कवर कर सकता है, या फिर आपका अगर कुछ डिफॉल्ट हुआ है, पॉलिटिकल रिस्क, प्री डिलीवरी रिस्क, या कवर फॉर सेल फ्रॉम स्टॉक, इस तरह के सारे रिस्क जो है वो इंश्योरेंस कवरेज में कवर कर सकता है। नेक्स्ट फीचर ऑफ क्रेडिट इंश्योरेंस इज कि जब भी आप क्रेडिट इंश्योरेंस लेते हो तो वो हमेशा आपके कस्टमर को इवेल्युएट करता है। मीन्स जब भी आप किसी भी बैंक से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से इंश्योरेंस लेने जाओगे तो वो आपको इवेल्युएट करेगा एंड आपके कस्टमर को भी इवेल्युएट करेगा कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपकी क्रेडिट पॉलिसीज कैसी हैं। एंड नेक्स्ट चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यूटिलाइजिंग एंड अधेरिंग टू क्रेडिट लिमिट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेर। मीन्स जब भी आप इंश्योरेंस लेते हो तो उसमें आपको उनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो कि आपको फॉलो करनी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट पार्ट इज रोल ऑफ क्रेडिट इंश्योरर, कि एक जो क्रेडिट आपको क्रेडिट इंश्योरेंस पर्सन प्रोवाइड कर रहा है उसका क्या क्या रोल है, वो क्या क्या रोल प्ले करता है ट्रांजेक्शन में। सबसे पहले वो पर्सन क्या कर रहा है, रिस्क को अंडरराइट कर रहा है, राइट। अंडरराइट करने का मीनिंग क्या हुआ कि उसने आपको एक नीचे गारंटी दे दी कि कोई बात नहीं, अगर आपका वहां पे लॉस होता है देन आई विल रिकवर योर लॉस। ठीक है, तो आपका लॉस रिकवर कर रहा है, आपका रिस्क अंडरराइट कर रहा है। नेक्स्ट इज क्रेडिट मैनेजमेंट प्रोसीजर। वो जब भी एक क्रेडिट इंश्योरर, जब पर्सन आपको क्रेडिट इंश्योरेंस देगा, वो ये इस चीज पे फोकस करेगा कि आपका खुद का क्रेडिट मैनेजमेंट प्रोसीजर क्या है। आप किसी को अनड्यू क्रेडिट तो नहीं दी जा रही। आपको पता है कि कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होने की कगार पे है, वो आपके काफी टाइम से पेमेंट्स नहीं करा, आप फिर भी उसको क्रेडिट पे सेल करी जा रहे हो, वो आपकी पॉलिसीज को इवेल्युएट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज कि वो हमेशा ये इंश्योर करेगा कि आपके जो सेल कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न में हो, ताकि उस चीज के ऊपर लीगल एक्शन लेना क्या रहे, आसान रहे। क्रेडिट इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूट टू द लीगल कॉस्ट। क्रेडिट इंश्योरर आपके इंश्योरेंस तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपको उस चीज में जब भी उससे पहले आपने रिकवरी के अगर स्टेप्स लिए हैं तो उसमें अगर आपकी कॉस्ट लगे तो वो चीज भी वो आपकी रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडेमनिटी क्या होती है। क्रेडिट इंश्योरेंस आपको कितना तक आपका लॉस रिकवर करके देगा, तो 100% वो कभी नहीं करके देगा, इट वुड नॉर्मली बी 80 to 90%, राइट। एंड जब भी क्रेडिट इंश्योरर आपका रिस्क कवर करेगा तो ये चाहेगा कि आपका एक वाइड रिस्क कवर हो, एंड ताकि उसका पोर्टफोलियो भी जो डाइवर्स बना रहे। तो ये है कुछ रिस्क जो कि क्रेडिट इंश्योरर प्ले कर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी नोटेड इन क्रेडिट इंश्योरेंस इज रिपोर्टिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। जब भी आपको कुछ लॉस हुआ है तो उस केस में आपका रिपोर्टिंग करना का टाइम, दैट मीन्स अ लॉट। एंड लॉस होने से पहले आपने अपनी तरफ से लॉस को बचाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, आपने रिस्क मैनेजमेंट के क्या क्या स्टेप लिए, वो चीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो सबसे पहली चीज क्या है, जैसे ही आपका कुछ ओवरड्यू होता है या कुछ भी इश्यू आता है कस्टमर के साथ, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप उस चीज को क्या करो, टाइमली रिपोर्ट करो। सेकंड, आप क्रेडिट इंश्योरर को, क्रेडिट इंश्योरर जो है वो हो सकता है कि सेम बायर से सेम मार्केट में अलग अलग तरह से वो रिस्क कवर कर रहा हो, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड, जो है बेनिफिट क्या हो सकता है आपको कि कलेक्टिव रिपोर्टिंग ऑफ पोटेंशियल कस्टमर फाइनेंशियल डिफिकल्टी। मीन्स कि जब आप रिपोर्टिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें आपको अपने रिस्क को रिपोर्ट कर दिया क्रेडिट इंश्योरर को, एंड वो देखेगा कि आपने अपनी तरफ से क्या क्या स्टेप लिए। इसमें हमने मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि हम टाइमली रिपोर्ट कर दें रिस्क को,
जो है क्रेडिट इंश्योरेंस को। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिसी रिएक्शन टू नॉन पेमेंट। जब भी आप क्रेडिट इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप देखोगे उस इंश्योरेंस में जो आप पॉलिसी ले रहे हो उसमें नॉन पेमेंट के ऊपर वो क्या करने को बोल रहा है, मीन्स क्या अगर आपकी नॉन पेमेंट होती है उस केस में कैसे आपको एक्शन लेना वो क्या बता रहा है, कितना वेटिंग पीरियड उसने बताया, वो सारी चीजों का आप ध्यान रखो एंड उसको आप अच्छे से फॉलो करो, बिकॉज अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके क्लेम में डिफिकल्टी आ सकती है। नाउ लास्ट थिंग इन दिस टॉपिक इज बेनिफिट ऑफ टेकिंग अ क्रेडिट कवर। जब भी आप क्रेडिट इंश्योरेंस ले रहे हो उसके आपको बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है कि आपके प्रोटेक्शन मिलती है आपको लॉसेस से, ठीक है, आपकी एसेट प्रोटेक्शन मिलती है। सेकंड, आपको ज्यादा एक्सेस मिलता है, आप अपने बायर को क्रेडिट टर्म ज्यादा अच्छे से ऑफर कर सकते हो बिकॉज आप अपने पार्ट में प्रोटेक्टेड फील करते हो। थर्ड आ जाता है आपका क्रेडिट मैनेजमेंट बेटर हो जाता है, आपने क्योंकि रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया, आपने सारे प्रोटेक्शन के स्टेप्स ले लिए हैं। आपको जब भी कुछ ओवरड्यू होगा उस केस में असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे क्रेडिट इंश्योरर, पहले आपको कुछ हेल्प करेंगे कि आप अपनी तरफ से रिकवर करने की कोशिश करो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो ये बेनिफिट थे एंड नाउ वी हैव डिस्कस कि क्रेडिट रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्रेडिट रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, राइट। सो दिस चैप्टर इज ऑल्सो कवर्ड।